आप आत्माओं से बातें करती हैं। एक सोल मेरे पास आई, उसका राइट हैंड और राइट लेग नहीं। वो आना चाहती हैं, उस बच्चे में आना चाहती हैं। हाँ, उनके बहुत गोरे पैर थे, वो मेरे साथ चल रहे, मुझे पजामा भी दिखा, उनके पैर भी, और मैंने ऊपर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही वो सोल आई और मुझे ईचिंग स्टार्ट हो गई, मैं कहा ये मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये क्या हो गया अचानक से। कि जिन से तो आपका एनकाउंटर हुआ? जिन की अपनी अलग फैमिली होती है, उनकी पूरी एक वर्ल्ड होती है, बहुत ह्यूज ब्लैक आदमी बड़ा सा, और इस खिड़की से कह रहा है नीचे कूद जा। मुझे इतना ज्यादा क्रेविंग होती है ना कच्चा मांस खाने की, तो मैंने लिटरली कच्चा मांस खाया है। जो सोल्स बहुत एंगर में, रेज में, रिवेंज में जिनकी डेथ हुई होती है, वो नहीं जाती है। इसने मुझे तरसा तरसा के मारा, मुझे इसने इतनी तकलीफ दी है, अब मैं इससे बदला लूंगी। मेरे भाई की 2 लड़के हैं, दोनों की डेथ हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। तो मैम किया किसी ने, भुगत कोई और रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं ये केस अपना डिस्कस करूंगी, इट कुड बी माइंड बॉगलिंग फॉर मेनी पीपल। कोई टेक्निक है जिसके जरिए हम मरे हुए लोगों को बुला पाएं? मैं अपना काला सच नहीं बताना। एक होता है प्री बर्थ प्लान। इतनी पास्ट लाइफ्स तुमने रेप किए, तुम जमींदार थे, तुम हायर अथॉरिटी में थे, तुम ऐसे बच्चे को जन्म दोगी जो बहुत टर्मली इल होगा। उसकी वर्जिनिटी वॉल फाड़ी गई, उसके साथ सेक्स किया गया, एंड 10 इयर्स वो आदमी उसके साथ सेक्स करता है। न्यू बॉर्न बेबीज को सेल कर देते हैं जस्ट आईफोन लेने के लिए। वॉशरूम में किसी ने उसका गला पकड़ लिया। खैर मैं डर गई थी। तो आज मेरे साथ हैं मेरी खास मेहमान। जी हाँ, वो जो आत्माओं से बात करती हैं, जो आपको जन्म से पहले और जन्म के बाद की पूरी कहानी पल भर में समझाती हैं, जो डराती नहीं है बल्कि चेताती हैं, अलर्ट करती हैं और समझाती हैं कि समझ जाइए वक्त अभी आपके हाथों में है। जो कहती हैं वैसा ही होता है, और सबसे बड़ी बात, वो बहुत सहज हैं, सहृदय हैं। बात करती हैं तो लगता है कि कोई आपका अपना आपसे कुछ कह रहा है। टीजर तो आपने देखा ही। मेरे साथ आज हैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट वर्षा। वर्षा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, आप कैसे हैं? इतना डरावना टॉपिक, इतनी खतरनाक बातें और इतनी सुंदर पर्सनैलिटी। मैं तो कॉन्ट्रडिक्शन है। मैं इसे बिल्कुल डरावना नहीं मानती, क्योंकि जनरली ये होता है ना उपाध्याय जी, जो हमने देखा नहीं होता हम उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, पर जब आप उसे देख लेते हैं, आप उनसे बात कर लेते हैं, तो वो आपका डर खत्म हो जाता है। इसे आप इस तरह से समझिए, एक कमरा है जहाँ पे लाइट नहीं जली हुई है, वो अंधेरे में है, तो आपको भयानक एक तरह से थॉट्स आएंगे, विचार आएंगे, पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। एक बार लाइट ऑन हो गई तो क्या डरना फिर। तो बस ये उसी तरह से है, कुछ भी डरने वाली बात नहीं है। ये जिंदगी बड़ी बेवफा है, और जिंदगी के बाद मौत क्या फुल स्टॉप है या एक कॉमा है जिसके बाद एक बहुत बड़ी जिंदगी हमारे सामने है? उसके बारे में थोड़ा बताइए ना, कैसे आप नब्ज टटोलती हैं इसकी? मैं ये तो नहीं मानूंगी कि जिंदगी बेवफा है या डेथ एक फुल स्टॉप है। नहीं, ये एक ट्रांजिशन है। जैसे सुबह के बाद शाम होती है, फिर रात होती है, ऐसे ही आप जिए, फिर आप सोए, और अगर नहीं उठे तो ठीक है, आपकी डेथ हुई, फिर आप एक नई बॉडी में गए, फिर वहाँ पे आपने लाइफ लीड करी, फिर आप अपने डेथ में गए। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कई लोग समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि एक दुनिया होती है सोल की। मैं आत्मा नहीं बोलूँगी, थोड़ा इसे इंग्लिश में रखते हैं, सोल वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि आत्मा के नाम से एक डर आ जाता है मन में। पर आपको सच बताऊं, आप भी एक आत्मा है, मैं भी एक आत्मा हूँ, पर हमें क्या, और यहाँ पर होंगे और भी जिनसे मैं बात करती हूँ, वो क्या डिफरेंस है उनमें और हम में? सिर्फ एक शरीर का ही तो है। आपके पास शरीर है, पर आत्मा तो आपके अंदर भी है। उनके पास आत्मा है, शरीर नहीं है, बस इतना डिफरेंस है। तो एक दुनिया होती है पूरी सोल की। हमारे पास माइंड है, बॉडी है और सोल है। लेकिन कभी सोचिएगा, हम लोग सबसे ज़्यादा बात किसकी करते हैं? माइंड और बॉडी की। हमें अच्छा खाना है, अच्छा दिखना है, बॉडी को लेकर एसेसरीज खरीदते हैं, अच्छे फुटवेयर्स, कपड़े, स्पा जाते हैं अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, पार्लर। सेम वाइज हम अपने माइंड को अपग्रेडेड रखते हैं, हम बहुत लॉजिकल थिंकिंग में जाते हैं। अच्छी बात है कि आप बुक्स पढ़ रहे हैं, ऐसे पजल सॉर्ट आउट कर रहे हैं, जिससे कि आपका आईक्यू लेवल अच्छा हो रहा है। पर कभी सोचा है कि सोल, जो एक बहुत मेजर आपको लेसन देने के लिए इस अर्थ पर आई है, आप उसमें कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम कभी सोचते ही नहीं है इस बारे में। जब हम इस बॉडी को छोड़ के आगे जाएंगे,
वो सोल जर्नी में जाएंगे, जहाँ जिसे हम जनरली आगे रिल्म्स में 5th डायमेंशन, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन में यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांगली यूज़ करूँगी वर्ड, हम उसे जब जाते हैं वहाँ पे, तो हम सिर्फ कुछ चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं, जो है सोल लेसन, सोल पर्पस एंड सोल जर्नीज। आप एक लाइफ में आते हैं, बॉडी में जीते हैं। क्यों आप बार बार अर्थ पर आते हैं? क्योंकि आपको लेसन्स लर्न करने हैं अपनी सोल को अपग्रेड करने के लिए। उसे कुछ चीज़ें सीखनी हैं और वो ही आपके साथ जाती हैं आगे। अगर आप वो लेसन्स नहीं सीखेंगे तो आपको बार बार रीइंकार्नेट होना होगा और उन्हीं लेसन्स को पढ़ना होगा, सीखना होगा। बस हम लोग उस बात को समझते ही नहीं हैं, इसलिए हम अटक जाते हैं। आप आत्माओं से बातें करती हैं, हाँ जी, उन्हें बुला लेती हैं, हाँ उनके दुख को समझती हैं और जो उनके दुख से पीड़ित है उसको भी हील करती हैं। हाँ जी। डर नहीं लगता कभी? सच्चाई बोलूं तो स्टार्टिंग में लगता था, मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि मैं भी आम इंसान हूँ। लगता है, मैं जिस फैमिली में रहती हूँ, मेरी मदर इन लॉ को मेरा ये काम पसंद नहीं था। वो कहती इतनी कैसे कैसे काम करती हो। तांत्रिक तो नहीं बोलती थी? कई बार ऐसे भी बोल देती थी। मेरी मदर को भी थोड़ा कम पसंद था, लेकिन ऑनेस्टली जब मैं इसमें डिग करने लगी और गहराई में जाने लगी, मुझे ये समझ में आया वो भी हमारे जैसे ही हैं, बस अटक गए हैं यहाँ पे। डेथ के टाइम पे लाइट चूज़ नहीं करी उन्होंने, किसी मोह में फंस गए, डिज़ायर्स में फंस गए, इस वजह से यहाँ अटक के रह गए। उनको अगर आप रिलीज़ करा दो, वो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचाते। एंड ऑनेस्टली आपको बताऊं, 80% सोल्स आपको कभी हार्म पहुंचाएंगी ही नहीं। वो ज़्यादा चाहती हैं कि प्लीज़ हमें कोई सुने और हमें रिलीज़ करा दे। घनश्याम जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने इतनी सोल्स रिलीज़ कराई हैं जिसमें से 80 to 90% का कोई एजेंडा ही नहीं था। बस वो जैसे उनकी डेथ हुई, उनके घर वाले रो रहे थे, वो बेचारी बहुत परेशान हुई उनको देखकर, एक इमोशनल ट्रॉमा में आ गई, और जब वो पोर्टल खुला वो नहीं जा पाई उस पार और वो अटक गई। उसके बाद घर वाले तो बिजी हो गए और वो उन्हीं में अटकी रह गई। और फिर वो मीडियम ढूंढ रही थी, फिर वो आई मेरे पास कि हमें रिलीज़ करा दो, सब ठीक है, अब तो टाइम हो गया, उस टाइम पर हम जा नहीं पाए, हमें रिलीज़ करा दो। वेरी सिंपल, बहुत प्यार से बात करती हैं, कोई गुस्सा नहीं होता उनमें, कुछ ऐसी। ये मैं आपको बता रही हूँ 80 to 90%। कुछ सोल्स जो बहुत हैवी डिज़ायर में, रिवेंज में मरी होती हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन बाकी में ऐसा कुछ वो नहीं होता है। तो मुझे फियर, फिर जब मैंने इस पर काम और करना शुरू किया, फियर मेरा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया। तो प्रोसेस क्या होता है एग्जैक्टली वर्षा जी, जब कोई कहता है कि भाई मुझे उस सोल से बात करनी है या मेरी मीडियमशिप करवाइए, वो क्या करते हैं? क्योंकि हमने फिल्मों में जो देखा है कि भाई बड़ी सी धूप जलती है, अग्नि जलती है, फिर उसमें कुछ डाला जाता है, धुआं उठता है, फिर वो तांत्रिक सर हिलाता है, फिर बहुत कुछ होता है, तो डर लगता है। आप जब करती हैं ऐसा तो वो क्या होता है? अच्छा, तो इससे पहले ना हम डेथ समझाते हैं आपको कि एक्चुअली में डेथ होती क्या है। सोल को कुछ टाइम पहले, कुछ हफ्ते भी हो सकते हैं, कुछ महीने भी, और मैंने ये देखा है एक आध केस में तो 1 साल पहले पता चल गया था सोल को, 1-1.5 साल पहले कि वो जाने वाली है। अच्छा, राइट। लेकिन अब मन को पता चला है, सोल को पता चला है, माइंड इस बात को नहीं मानता कि मैं छोड़ के जाऊंगा यहाँ से, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी, आपका माइंड बड़ा कंफर्टेबल है अर्थ पे, क्योंकि सारा एरिया वो जानता है, पहचान का है उसका। उस पार पहचान नहीं है तो उसे फियर होता है थोड़ा। आपने सुना होगा कई लोग जो जाने वाले होते हैं वो सब कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये बोल जाते हैं, हो सकता है ये हमारी आखिरी दिवाली हो, अरे चलो सबको माफ़ कर दो, आगे बढ़ो ज़िंदगी में, अब छोड़ दो पुरानी बातें। जो अब्रॉड में होते हैं, कई मेरे क्लाइंट्स ने मुझे बताया कि हाँ वो अब्रॉड में रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था, कुछ हफ्ते पहले ही डेथ से वो सबसे मिलना चाहते थे और यहाँ आ गए थे कि मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। दूर दराज के रिश्तेदारों को भी उन्होंने बुलाया था और पार्टी करी थी कि भाई मैं सबसे मिलना चाहता हूँ। कई लोग 4 धाम पर जाने की बात करते हैं, कई लोग पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हम जाने वाले हैं, कॉन्शियसली नहीं कर रहे हैं, पर उन्हें एक अंदर से नोइंग है कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं जाऊँगा नहीं जाऊँगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, पर उन्हें ये आवाज़ आती है चलो आज मैं 4 धाम प्लान कर लेता हूँ, वहाँ चला जाता हूँ, पूजा पाठ में आ जाता हूँ, सबसे मिल लेता हूँ, अपने बच्चों को और प्यार करने लगता हूँ। कई लोगों को, एक सोल को मैंने जब मैंने चैनलिंग करी तो उसने कहा मुझे पता था मैं जाने वाला हूँ, माइंड से नहीं पता था, पर पता नहीं क्या हुआ कि मैं उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करने लगा था। वो स्कूल में टीचर थे कि पहले मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था, मैंने ट्यूशन्स बंद कर दी क्योंकि वो मेरा 7-8 घंटे ले लेती थी, मॉर्निंग में भी और आफ्टर स्कूल भी, सब खत्म करके मैंने अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। मेरी वाइफ भी कहती थी कि क्यों मनी का लॉस कर रहे हो, पर मेरा दिल नहीं मानता था।
तो आपने ऐसे कई केसेस देखे होंगे। अब जब सोल एक फिजिकल बॉडी को छोड़ती है, उस टाइम सोल की अवेयरनेस कंप्लीट हो चुकी है प्लैनेट अर्थ पे। अवेयरनेस मतलब जो उसे लेसन्स लेने थे, जो उसे जानकारी लेनी थी, उसकी जर्नी थी, पर्पस था, वो खत्म हो चुका है। लेकिन वो एक बहुत शॉक स्टेट में होती है कि मैंने फिजिकल बॉडी छोड़ दी और मेरी फिजिकल बॉडी नीचे है और मेरे रिश्तेदार अगल बगल खड़े हैं और वो सब रो रहे हैं। वो शॉक स्टेट में होती है, डिसबिलीव में होती है, उसे विश्वास नहीं होता। मोमेंट्री होता है, जब डेथ हो जाती है तो उसे फिजिकल पेन तो नहीं रहता, क्योंकि हमारी फिजिकल बॉडी एक केज की तरह, एक पिंजरे की तरह होती है, जिसमें हमारे नर्वस सिस्टम होता है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं और माइंड बहुत पावरफुल होता है, जो हमारी फिजिकल बॉडी में जगह जगह पे पेन पॉइंट बनाते हैं। अब उससे तो वो रिलीज़ हो गई, लेकिन हाँ, उसे इमोशनल पेन रहता है जब वो देखता है सब रो रहे हैं, उसको और याद करें। इसलिए कहा जाता है उपाध्याय जी कि डेथ के 13 दिन के अंदर उसकी सारी बिलोंगिंग्स जो उस आदमी की थी, जो अब नहीं रहे इस शरीर में, सब निकाल देनी चाहिए, क्योंकि वो दोबारा आना चाहती है और वो चाहती है कि किसी तरह से मुझे रोक लें, मुझे यहीं रख लें, जो पॉसिबल नहीं होता है और रहना भी नहीं चाहिए। आप इसलिए हम सारे रीति रिवाज करते हैं, पिंडदान करते हैं, जिससे सोल को हम ये मैसेज दें कि अब तुम जाओ लाइट में। ठीक है, हम दुख में हैं, थोड़े दिन हम रोएंगे, वो एक अंडरस्टैंडेबल है, और फिर हम ठीक हो जाएंगे। और आप देखोगे धीरे धीरे वो लोग अपनी पटरी पे आने लगते हैं और सोल को मैसेज देते हैं। उनका तौलिया हो गया, बर्तन हो गया, उनका बेड हो गया, बेड शीट्स, उनके जो कपड़े वो यूज़ करते हैं, जूते चप्पल, सब रिलीज़ करना शुरू कर देता है और निकाल देना चाहिए घर से। तो सोल को अल्टीमेटम मिल जाता है कि अब मैं यहाँ से जाऊँ। तो वो सोल्स 13 दिन तक खुला रहता है और वो चली जाती हैं। जो सोल्स बहुत एंगर में, रेज में, रिवेंज में जिनकी डेथ हुई होती है, वो नहीं चाहती हैं कि मुझे इसने इतनी तकलीफ दी है, अब मैं इससे बदला लूँगी। ऐसे सोल्स, अच्छी सोल्स को भी मैंने चैनल किया है, सब तरह की सोल्स को मैंने चैनल किया है, लेकिन फिर वो बहुत एंगर में रहती हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया। जैसे एक फादर की सोल मेरे पास आई कि इसने मुझे दवाई तक के लिए तरसा दिया था। मेरी तो डेथ, मैं बड़े पेन से, डेथ का टाइम नहीं बदल सकते, लेकिन एक होता है ना कि पेन, अगर आप दवाई खा लो तो आप पेन में इतने नहीं आओगे। इसने मुझे तरसा तरसा के मारा। ये लिटरली गिन रहा था ये लड़का कि मैं कब मरूं, तो ना इसने मेरा मेडिकली इलाज कराया, ना मुझे दवाइयाँ दी, और मेरी सारी प्रॉपर्टी भी अपने नाम करा ली, मेरी बीवी के जेवर भी ले लिए। मेरे पास 1 रुपया नहीं होता था जो मैं अपने ऊपर खर्च कर सकता। एंड में मुझे लिटरली अपनी टांग कटवानी पड़ी, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था और मैं बड़े दुख में पास हुआ हूँ। तो काफ़ी कुछ उसने अपने बेटे को दर्द दिया था, दुख हुआ था, उनके घर में काफ़ी लोग बीमार पड़ने लगे थे, बेटी का डिवोर्स हो गया था। तो ये फादर रिवेंज ले रहे थे। तो जब ये सब हुआ, वो बेटा मेरे पास आया मीडियमशिप के लिए, तब मैंने जब उनके अपने असेंडेड मास्टर ज़्यूस से परमिशन लेके उस सोल को बुलाया, तब उसने मुझे ये सारी बातें बताई। मैंने एज इट इज़ बता दी उनके बेटे को, तो उसे बड़ा सरप्राइज़ हुआ। कहता देखो, अब जो मैंने कर दिया वो तो मैं रिवर्स नहीं कर सकता, पर आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तो जब ऐसी सोल्स जाती हैं और इस पीड़ा में जाती हैं, तो आपको ना कुछ अपना बिहेवियर में चेंज करना पड़ता है और चैरिटी करनी पड़ती है। तो जब मैंने उस सोल से बात करी, तो सोल ने कहा देखो, मेरे साथ जो हो गया वो हो चुका। अब मैं ये चाहता हूँ जितने भी लोग मेरी तरह विकलांग हैं, चाहे हाथ से चाहे पैर से, ये उन सब की दवा दारू करे, अच्छा, इलाज कराए उनका, तो कम से कम मुझे शांति मिलेगी और इस तरह से इसका पैटर्न भी चेंज होगा। तो उसने ये कराया, तो धीरे धीरे बेटी की, उसकी फिर शादी हो गई अच्छे घर में, ठीक होने लगा घर का माहौल। ये सोल्स करती हैं अपनी तरफ ध्यान बटाने के लिए। अब सोल चली गई बॉडी से, नहीं उसने चूज करी लाइट, वो एंगर में थी, उसने ये सब किया। तो हम ना कई बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि हम बड़ों को ना दरकिनार कर देते हैं, घर में एक तरफ बिठा देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए। जब मैं ये प्रोसेस करती हूँ, मैं सबसे पहले अपने असेंडेड मास्टर ज़्यूस से परमिशन लेती हूँ सोल को बुलाने की, क्योंकि हर सोल आना नहीं चाहती। अच्छा, हाँ, हर सोल नहीं आना चाहती। कितने % आ जाती हैं? 92-93% आ जाती है। 7% है जो नहीं आती। हाँ, आपके बुलाने पे। हाँ, वो कहती हैं बस हमारा हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है। अच्छा, तो ठीक है, तो वो रिवेंज लेंगी। कई बार हाँ, बहुत जो दुख में गई हैं वो रिवेंज लेती हैं। आपने सुना होगा, चलते चलते एकदम से गिर गए, कैसे गिर गए, बाथरूम में स्लिप हो गए और डेथ हो गई। वो रिवेंज में आ जाती हैं, वो नहीं मानेंगी। फिर ऐसी एक सोल को मैंने बुलाया था, उसने कहा कुछ भी कर लो, ये तो, इसको तो पे करना पड़ेगा। तो फिर मैं उसमें अड़ती नहीं हूँ, बिकॉज दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट भी तो है भाई, उस आदमी ने भी तो कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना कि भाई मैं सफ़र करूँगा। वो हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स में पता चल जाता है, फिर हम नहीं उस
केस को छूते हैं। और कई सोल्स आ जाती हैं तो हम उनसे जब बात करते हैं तो वो कहती हैं कि जैसे मैंने एक केस सॉल्व किया था, पुणे की फैमिली थी जिसमें विल नहीं मिल रही थी। वो आई, उन्होंने विल बताई और वो चली गई। वो जानती थी कि उसके फैमिली मेंबर्स भी परेशान हो रहे हैं, डिस्प्यूट्स हो रहे हैं कि कहाँ चली गई विल, कैसे नहीं, पापा इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का लिख कर गए तो होंगे, हमें क्यों नहीं मिल रही है। मैंने चैनल करी, उसने बताई और फिर वो पीस में आ गई, वो चली गई। अभी एक टर्म यूज किया मैं, आकाशीय रिकॉर्ड, ये क्या है, थोड़ा सा बताइए प्लीज। हाँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? आपकी सोल के इम्प्रिंट्स होते हैं, जिसे हम सोल डीएनए भी कहते हैं। Okay. आपने जब से बर्थ लिया है ना, देखो आपने घनश्याम जी सुना होगा कि 84 योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां होती हैं ना, उन सब के इम्प्रिंट्स होते हैं उसमें। मैं औरों का नहीं लूँगी, जब मैंने अपना देखा था तो मैंने अपने आप को खुद देखा कि मैं वॉल्केनो भी मैं फटी थी, मैं माउंटेन भी थी, मैं स्टोन भी थी, मैं पानी भी थी, एंड मैं ट्री भी थी। हर तरह का ट्री, प्लांट, हर्ब, हर तरह का मैंने अपने आप को जानवर भी देखा है, एज अ लिजर्ड, डायनासोर, एंड मैंने सारी अपनी वो योनियाँ देखी हैं। और फिर जब मैं पहली बार मैंने एज अ सोल बर्थ लिया ह्यूमन बॉडी में, मैंने वो भी देखी है अपनी। राइट, तो ये सच होता है। हम जो कह देते हैं ना, मैं एक मोडालिटी करती हूँ एक्सेस कॉन्शियसनेस आकाशिक रिकॉर्ड्स के साथ। आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमें आपको सब पता चल गया, लेकिन हील कैसे करेंगे, उसे हीलिंग के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ एक्सेस कॉन्शियसनेस। हम लोग, जब आप पूरा ब्रह्मांड ले लो, और ये आपने पढ़ा भी होगा गीता में कि सब वननेस में है, सब आपका अपना ही है, सब में जान है। हम सोचते हैं पेड़ों में जान नहीं है, हम सोचते हैं पत्थरों में जान नहीं है, सब में जान है। और आपने अपने पूर्वजों में कई लोगों में सुना होगा कि आदमी ना जानवरों से बात कर लेता था, उनकी बोली समझ जाता था, ये पेड़ों से बात कर लेता था। शमन्स होते हैं, आपने सुना होगा, शमन्स में ये होता है, पीनियल ग्लैंड उनका इतना स्ट्रांग होता है कि वो बात कर लेते हैं। बहुत ऋषि मुनि बात कर लेते थे हमारे पेड़ों से, पौधों से। मेडिसिनल वैल्यूज कैसे आती थी हमारे पुराने लोगों को? पेड़ों से आती थी, क्योंकि वो उनसे कनेक्ट कर लेते थे। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में वो सारा कुछ होता है, और आपकी सारी पास्ट लाइफ्स वहाँ स्टोर्ड हैं। तो अगर आज आपकी लाइफ में कुछ ठीक से नहीं चल रहा है, तो उसका सारा कुछ डिस्क्रिप्शन वहाँ पर है। अच्छा। सारा लेखा जोखा वहाँ पर है। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है कि हमें बच्चे नहीं हो रहे, मेडिकली हम हस्बैंड वाइफ दोनों बिल्कुल फिट हैं, तो मुझे पता चल जाएगा आकाशिक रिकॉर्ड्स देखने से, ईदर पास्ट लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ से ओथवाओ कर्स लेकर आ रहे हो, या एंटिटी अटैक है, या एंसेस्ट्रल ओथवाओ कर्सेस है, जो भी है वो मुझे पता चल जाएगा। तो मैम इसके तो दूसरे उपाय बहुत सारे हैं ना, कि 20 मंगलवार ये कर लो, 16 शुक्रवार ये कर लो, 4 इलायची लौंग फूक दो, फिटकरी टांग दो, जो ज्योतिष में भी और एस्ट्रो में भी बहुत सारी बातें। आप अलग कैसे हैं? देखिए, मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, इसलिए मैं इन सब पर तो नहीं पर बातें यही बताते हैं वो भी कहते हैं अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, आपको बहुत सारा लोन है, कर्ज है, आप ये कर लो। मतलब वो और आप कैसे, मतलब चूज कैसे करे आदमी? मैम वो दवाई चाहिए जो ज्यादा इम्पैक्ट और कम समय में करे। राइट। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज इस पॉडकास्ट से कम ये मैसेज जाए। तो वर्षा संगल कैसे बताती हैं सारी चीजें? मैं इसे ऐसे समझता है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदा है। जड़ से खत्म करना है तो क्या जाओगे? आयुर्वेदा। राइट। होम्योपैथी भी, पर आयुर्वेदा तो बिल्कुल जड़ से अंदर तक खत्म कर देगी है। एलोपैथिक में आपको मोमेंट्री रिलीफ मिल सकता है। तो जो भी आपने इलायची इन सब का उपाय बताया वो मोमेंट्री होता है। अगर आपको वाकई में खत्म करना है, इंटरेस्ट में, ये मेरा देखा हुआ उपाय है। लिटरली एक मेरे पास केस आया था जिसमें एक लड़की के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में मारण क्रिया थी कि वो अगर चाहे तो वो, अगर वो बोल देगी या अगर कभी खराब इंटेंशन अपने हस्बैंड के लिए भी ले आएगी ना, तो उसकी डेथ हो जाएगी। आपने ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में बहुत कुछ सुना होगा कि इसका ऐसा है, भाई इसे गुस्सा मत दिलाओ, ये ऐसे कर सकती है या कर सकता है, काली जबान है, वो एस्ट्रोलॉजिकली आ जाता है। अब उसे ठीक कैसे करो? उपाय भी कर लिया आपने, फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो कैसे करो? तो हम उसे वो पास्ट लाइफ में ले जाएंगे जहाँ से ये वो लेकर आ रही है। ये एक इन डेप्थ साइंस होती है हिप्नोथेरेपी की, सबकॉन्शियस माइंड में टैप करके। ये हमें आकाशिक रिकॉर्ड से भी पता चलता है। कई बार आपके ऊपर एंसेस्टर्स आके बताते हैं। जैसे मेरे पास एक केस आया था, एक पोती ने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं बिल्कुल मेडिकली फिट एंड फाइन हूँ, पर हमें बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। तो जब मैंने उसका आकाशिक रिकॉर्ड्स किया तो पता चला कि उनकी करीब 150-200 साल पुरानी लिनेज में जब गोना हुआ करते थे। अरे राइट। ये मैं आपको एक गांव की बात बता रही हूँ, उत्तर प्रदेश के गांव की बात बता रही हूँ। मैं नाम भी ले लेती हूँ, बैसुमा। अच्छा। ठीक है। पहले क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े हवेलियां होती थी,
हैं, और सारे भाई एक साथ रहते थे, उनके आगे बच्चे हुए, उनकी बहुएं आई, सब एक साथ रहेंगे, हवेलियां होंगी 50, 60, 70 कमरों की, और उनकी रसोई भी एक होती थी। अब एक भाई को ग्रीड आ गया कि अगर मेरे भाई के 2 लड़के हैं, दोनों की डेथ हो जाए तो उसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाएगी। उसने ब्लैक मैजिक कराया, वो गौना कराने ले जा रहा था, और उसने ऊपर उड़ती हुई हांडी देखी और गिर गया, और लोग आए कि क्या हुआ, तू तो ठीक था। कहता है पता नहीं क्या हुआ, पर मुझे ऊपर उड़ती हुई हांडी दिखी, और कहते कहते उसकी एक्सपायर हो गया। वो दूसरा लड़का, उसके ऊपर भी कुछ कराया गया था, वो शिकार पे गया, उसने वो पानी पीने के लिए कहीं उतरा, और उसका मगर ने पैर खींच लिया, मगरमच्छ ने। दोनों यंग डेथ्स हो गई। अब प्रॉपर्टी आ गई इस भाई के ऊपर। गौना कराने जो लड़का ले गया था, जा रहा था, अब उसकी बाल विधवा थी, वो आ गई ससुराल में आके रहने लगी, वंश तो आगे नहीं चला। जब डेथ हुई और सोल ऊपर गई 5th डायमेंशन में, और उसने ये सब देखा, उसे अंदर से बड़ा दुख हुआ कि सिर्फ मनी के लिए मेरे बच्चों को मार दिया। तो इसमें कोई भी पैसे का सुख नहीं ले पाएगा। आप समझ गए? उसी क्लोज फैमिली में एक रिलेटिव के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ, जो उसी एंसेस्टर को जिसे मार दिया गया था, और वो इस वाव के साथ पैदा हुआ, इस लेसन के साथ पैदा हुआ कि अब तुम सब कमाओगे और सारी प्रॉपर्टी मेरे पापा के नाम करोगे, उनका अकेला लड़का मैं रहूंगा, वो सारी प्रॉपर्टी मेरे पास रहेगी, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा। आपने ऐसे केसेस बहुत देखे होंगे, राइट? एंड जब वो फैमिली मेरे पास आई कि हम लोग इतना ज़्यादा, वो लेडी मेरे पास आई, पोती, उसका सब मैंने देखा, मैंने कहा आपके यहाँ तो कोर्ट केसेस भी बहुत होते होंगे, कोई लड़की खुश नहीं रही होगी, क्योंकि वो उस लेडी की जिसे बाल विधवा हुई थी, उसका कर्ज है कि मेरा खानदान आगे नहीं चला, तुम्हारा भी नहीं चल पाएगा। और बच्चे हुए, किसी के नाक से खून निकल गया, कान से खून निकल गया, बड़ी यंग डेथ्स हो गई। और उसकी दादी जैसे शादी होकर आई तो वॉशरूम में किसी ने उसका गला पकड़ लिया कि तू मेरी जगह आई है, तू भी मरेगी और तेरे कोई बच्चा नहीं होगा। और कई साल तक उसके दादी के बच्चा नहीं हुआ। और मैंने उसे ये सब देखकर बताया आकाश रिकॉर्ड में। फिर वो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि ऐसे ऐसे हुआ था क्या दादी के साथ? कहते हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ था। और इतने कोर्ट केसेस में थे वो, उन्हें प्रॉपर्टी कुछ नहीं मिली, गई सब उस लड़के के नाम जिसे मार दिया था। वो ऐसे लोगों को जो लैंड कर्स होता है ना, आप हमेशा देखोगे वो उसी लिनेज में आगे जाके फैमिली में पैदा होंगे और वो सारा फिर खुद लेंगे। तो मैम किया किसी ने, भुगत कोई और रहा है। सो जिसने किया, दादा ने किया, वो तो उनके पापा ने किया, हाँ। वो तो चले गए। हाँ। लेकिन आप ये देखो ना, एक एंसेस्ट्रल ट्री होता है, सबने लिया ना, वो ओथ ली ना कि भाई हम तुम्हें साथ देंगे, हम तुम्हें साथ देंगे, हम तुम्हें साथ देंगे। जिसने वो सब कराने में ब्लैक मैजिक और सबने साथ दिया, वो भी तो अब वो ऋण उतारेंगे, क्योंकि हायर रियल में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आप नेचर के लॉ के अगेंस्ट जा रहे हो। यूनिवर्स का लॉ होता है, लॉ ऑफ कर्मा होता है, लॉ ऑफ बैलेंस होता है, लॉ ऑफ गिव एंड टेक होता है, लॉ ऑफ लव होता है, ये सब उसके अगेंस्ट होता है। आपको एक बात बताऊँ मैं उपाध्याय जी, आजकल की फास्ट पेस जिंदगी में सबको सक्सेस चाहिए। हम लोग कितने गलत काम में पड़ जाते हैं। आप यूथ को देखो, तांत्रिकों के पास जाएंगे, जिन और ये सब पे जाके ये सब करते हैं। ये आपका बहुत जल्दी काम करा देते हैं। अगर आप तांत्रिक इनसे मिलोगे, बहुत जल्दी काम कराएंगे। लेकिन आप देखो, लोगों की बड़ी ट्रैजिक डेथ होती है, और वो नेम फेम ज़्यादा दिन टिकता भी नहीं है। भगवान का रास्ता पूजा पाठ का, उनसे मांगने का, उनको देखने का लॉन्ग प्रोसेस होता है, धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो रहता है। इसलिए कहते हैं ना कि मन को आपको संभाल के रखना चाहिए। इसकी परवरिश पे बहुत मैटर करता है। अपनी इच्छाओं को ज़्यादा मत करो। मैं जब हिप्नोथेरेपी करती थी, अपना कैरियर मैंने जब हिप्नोथेरेपी से स्टार्ट किया था इस लाइन में आने के लिए, तब एक केस आया था जो न्यूज़पेपर में बहुत आया था कि चाइना में न्यू बॉर्न बेबीज को सेल कर देते हैं जस्ट आईफोन लेने के लिए। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आ गई, चाहे कुछ हो जाए, हमें दुनिया को दिखाने के लिए ये करना है। हमारी फाइट और फ्लाइट पोजीशन जो सर्वाइवल की होती है, वो हमारी आज दिखावे की है। सही बात है। हमारे पास जितना है हम उसमें खुश कहाँ हैं। हम कितना ब्लेम गेम में जाते हैं ना अपने पेरेंट्स को लेकर कि तुम कितने गरीब फैमिली में पैदा हो गए, तुमने ये नहीं किया, ये नहीं किया। एक्सेप्टेंस में हम कहाँ रहते हैं? भाई खुद कर लो। ये बहुत प्यारी सेइंग है कि अगर तुम पुअर पैदा हुए हो, ये तुम्हारी गलती नहीं है, पर अगर तुम पुअर मरोगे तो ये तुम्हारी गलती है। अपने पेरेंट्स को ब्लेम गेम में जाना, ये सब करना, आप कहीं ना कहीं अपने एंसेस्टर्स का दिल दुखा रहे हो। हम ये समझ ही नहीं पाते हैं। और अक्सर मैम जब चले जाते हैं अपने माता पिता, तब हमें एहसास होता है कि काश वो आ पाते। तो क्या आपके पास कोई ऐसी विधा, कोई टेक्निक है जिसके जरिए हम मरे हुए लोगों को बुला पाएं,
पूछ पाए या उनके होने का अपने आसपास एहसास कर पाए कि भाई वो मुझे देख रहे हैं या वो मुझे मेरे आसपास हैं, क्या हमें पता चल पाता है ये? बिल्कुल पता चल जाता है। देखो, सोल टॉक है या मीडियमशिप कह लो, आप इसको चैनलिंग कह लो, आप कोई भी नाम ले सकते हो, ठीक है, इसके थ्रू तो होता ही है। पर अगर एक इंसान किसी थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना चाहता, मीडियम के पास नहीं जाना चाहता, तो आप क्या कर सकते हो इस ऐसे केस में? ग्राउंडेड हो जाओ, ठीक है। जब आप प्रेयर कर रहे हो तो आपके एंसेस्टर्स आपको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो चले जाते हैं। फिजिकल वर्ल्ड से आपको लगेगा कि वो चलेगा, एनर्जेटिकली वो यहाँ हैं, आप उन्हीं की तो लिनेज में हो। ब्लेसिंग्स आप नहीं देख सकते, पर वो एक एनर्जी है ना, आपको इमोशनल एहसास होगा ना। मैं यहाँ बैठकर भी अमेरिका में अपने किसी भी नोन को ब्लेसिंग्स भेज सकती हूँ ना, ये सब उन्हें फील भी होगा कि हाँ कुछ है। और विद टाइम आपने ये देखा होगा, आपके बच्चे भी कहते होंगे कि आप प्रेयर्स में उनके लिए अच्छा मांगते हो, और कहीं ना कोई एक प्रोटेक्शन लेयर उन्हें रखती है जो उन्हें बचा के रखती है। हमारी दादी नानी की प्रेयर्स हमें लगती हैं, वो करती हैं। तो जब आप ऐसे केसेस में उनको बुलाते हो, कैसे बुला सकते हो? आप ग्राउंडेड हो जाओ, नंगे पैर, अगर आप चेयर पे बैठे हो तो नंगे पैर हो जाओ और धरती से कनेक्ट कर लो। आप ग्राउंडेड हो गए या ज़मीन पर बैठ जाओ और जस्ट सच्चे मन से याद करो कि पापा, अगर आपके जा चुके हैं मम्मी पापा या दादा दादी, आप मुझे देख रहे हो, मुझे पता है मैं आप ही की लिनेज में हूँ, मेरा ये काम अटका हुआ है, आप मुझे कैसे मदद कर सकते हो, प्लीज़ आप मुझे आकर थोड़े मैसेजेस दो। अगर आप सीरियसली बताऊं, कई लोगों का ना पीनियल ग्लैंड बाय बर्थ बहुत स्ट्रांग होता है। वो अगर आंखें बंद करके पेन पेपर लेकर बैठे ना, वो स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, उन्हें लिटरली मैसेजेस आएंगे। बस ये है कि हम लॉजिकल बहुत हो गए हैं आजकल। हम सोचते हैं जो दिखता है बस वही सच है। 3D दुनिया में हम रहते हैं, तो वो हर्ट होते हैं। आपने कभी देखा होगा, आपको भी ऐसे विचार आए होंगे जब आप काम कर रहे हो, आप कहीं अटक गए, मैं क्या करूँ, एकदम से थॉट आया कि अगर पापा होते ना तो ऐसा करते, या मम्मी होती ना तो ऐसा करती, या मेरी दादी ऐसे बोलती थी। जैसे मेरी दादी बोलती थी, जिस भी लड़की की शादी हुई ना और वो खुश है, चलो भाई पाप कटे, जो पुराने जमाने में थे लोग ऐसे बोलते थे ना हमारे बड़े बूढ़े, चलो मिट्टी डालो बातों पे, पुरानी बातें क्या कहने, मिट्टी डालो बातों पे। तो उनकी बड़ी वैसी सोल होती थी कि यार अब आगे चलो, जो हो गया उसका पुराना का हिसाब किताब खत्म करो, अब आगे चलो। तो आपको वैसे थॉट्स आ जाएंगे कि हाँ, अगर इस सिचुएशन में वो हमें बोल रहे हैं, ये आप अगर उसे आप इम्प्लीमेंट उस मोमेंट कर लेते हो, आप देखो आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। मैं ये जितना भी काम करती हूँ, मैं अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के साथ करती हूँ। मेरे फादर, मुझे पता है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अभी श्राद्ध गए हैं, 30 सितंबर की बात है, मैंने ये मेंटली नोट कर ली, डेट मंडे था, एंड मैं वॉक कर रही थी एंड लिटरली मुझे दिखाई दिया उपाध्याय जी कि मेरे पापा, जब उनकी डेथ हुई थी, उन्होंने पजामा पहन रखा था, उनके बहुत गोरे पैर थे, वो मेरे साथ चल रहे, मुझे पजामा भी दिखा, उनके पैर भी, और मैंने ऊपर देखा तो कोई नहीं था। फिर बोले, आवाज़ आई, मेरी सारी ब्लेसिंग्स तेरे साथ हैं। लिटरली मुझे उनकी आवाज़ आई एंड मैं समझ गई कि मेरे पापा मेरे साथ हैं। मैं कहा थैंक यू पापा, आप मुझे इतना अभी भी नहीं भूले और मुझे याद करते हो, मैं भी आपको याद करती हूँ। और मरने के बाद तो दोबारा जन्म हो जाता है, तो फिर वो हमारे साथ कैसे कनेक्ट होते हैं, ऐसा कहा जाता है? ये सच है कि आप उनका दोबारा जन्म हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक बात आती हूँ, एक 5 डायमेंशन होती है, हम 3rd डायमेंशन है, फिर एक 4th डायमेंशन है, उसके ऊपर 5 डायमेंशन है, बहुत प्योर क्रिस्टलाइन डायमेंशन होती है वो। एक मास्टर क्रिस्टलाइन ग्रिड होती है, आप इसे मेटा या मेगा सोल समझ सकते हो, बहुत बड़ी सोल क्रिस्टलाइन ग्रिड की शेप में होती है, ठीक है। वो बहुत सोल जो ये मेगा वाली होती है, हाई वाइब्रेटिंग स्पेस होती है, बिल्कुल भगवान की तरह। उसका एक छोटा सा पार्ट बर्थ लेता है। अच्छा, इसे आप इस तरह से समझो, एक बहुत बड़ा मार्बल केक है। मार्बल केक किससे बनता है? उसमें चॉकलेट भी डलती है, उसमें पाइनएप्पल एसेंस भी डलता है, उसमें वेनिला एसेंस भी डलता है, बहुत सारे बड़े, उसमें से एक छोटा पीस निकाला और अर्थ पर आके उसने जन्म ले लिया। अब वो सपोज आपने खा लिया और बाकी जो बचा है वो फिर उसमें चला गया। अब वो जो आपने खा लिया उसकी एनर्जी तो यहीं रह गई ना, वो तो नहीं गई, तो वो जितना भी है वो यहीं रह जाएगा। मरने के बाद वो फिर वहां पे चला गया, उसने फिर बर्थ ले लिया, लेकिन वो एनर्जी यहाँ रह गई अर्थ पे, वो आपसे कांटेक्ट करती है। इसलिए हम लोग एंसेस्टर्स को इतना ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, इतना ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ होते हैं। भले ही उन्होंने बर्थ ले लिया, मुझे पता है मेरे पापा ने कहाँ बर्थ लिया, हाँ मुझे सब पता है, चैनलिंग करके मुझे सारा पता है मेरे पापा की अभी कहाँ फैमिली है, लंदन में कहाँ है, क्या उनका सब कुछ मुझे एक एक डिटेलिंग पता है। फिर भी मेरे पापा, मुझे पता है, मेरे साथ हैं
और पितृपक्ष तो हम जस्ट बोलते हैं, पूरे साल वो होते हैं हमारे साथ। आपने देखा होगा हमारे घर के बड़े बूढ़े दिवाली से पहले अमावस्या आती है, चलो भाई पितरों का खाना निकालो, होली से पहले भी निकालो, कोई शुभ काम होता है तो भी एंसेस्टर्स के लिए करते हैं हम लोग, हलवा बना के, चल भाई तेरे बच्चे के 12वीं में अच्छे नंबर आए, भाई बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ले ले, हलवा बना और कर। मेरी मदर इन लॉ मुझसे करवाती हैं, मेरे बच्चों के 10th 11th में 12th में अच्छे नंबर आए, भाई हलवा बनाओ, खीर बनाओ और जाओ पंडित को देकर आओ मंदिर में, पहले घर के मंदिर में रखो फिर जाके पंडित को खिलाओ, बड़ों का आशीर्वाद है, पता नहीं किस रूप में तुम्हारे सामने आए। हमारे बड़े बूढ़े ऐसे ही बात करते हैं और ये सच होता है, इसमें कोई वो नहीं है। बच्चे का एक दिन जन्मदिन होता है, आप उसे पितृपक्ष समझ लो कि भाई साल में एक बार आया पितृपक्ष, वो बच्चे का जन्मदिन है। अब उस दिन आपको बच्चे पे ज्यादा प्यार आता है, पर ऐसा थोड़ी है कि पूरे साल आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हो। तो वो एक जो हायर डायमेंशन में और अर्थ में जो एक वेल होती है ना, पर्दा होता है, वो हट जाता है, तो सारे एंसेस्टर्स आते हैं धरती पे, उन्हें खाना खिलाया जाता है, उनकी पूजा पाठ होती है, जैसे भी जो श्राद्ध जैसे भी करते हैं वो सब होता है। लेकिन ऐसा नहीं है वो पूरे साल हमारे साथ नहीं होते हैं। मेरा तो पूरा काम ही एंसेस्टर्स के ऊपर है। मैं तो उनकी ब्लेसिंग्स लेकर ही आगे चलती हूँ। ऑफ कोर्स मेरे असेंडेंट मास्टर्स यूज तो हैं। तो कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत मेजर रोल। क्या कोई कर्मा का ऐसा इंसिडेंट कि पिछले जन्म में कुछ जो किया वो अगले जन्म तक आ रहा है? मॉलेस्टेशन होते हैं, कई बार रेप होते हैं, कई तरह की इस तरह की घटनाएं भी होती हैं, क्या वो पिछले जन्म के कर्माज होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है? थोड़ा वियर्ड सवाल हो सकता है ये, लेकिन नहीं देखो, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं ये केस अपना डिस्कस करूंगी, इट कुड बी माइंड बॉगलिंग फॉर मेनी पीपल। पता नहीं कैसे आपके व्यूअर्स इसे ले पाएंगे, पर मैं ज़रूर एक चीज़ बोलना चाहूँगी। एक केस मैं ज़रूर आपसे डिस्कस करूँगी इस पॉडकास्ट के थ्रू। एक केस आया मेरे पास, वो लेडी बड़ी अब्यूजिव मैरिज में थी और उसका दिमाग आप समझ लो, अगर हमारा 100% माइंड एक्टिवेट होता है तो उसका हार्डली 2 to 5% दिमाग चलता था। ब्लैंक थी बिल्कुल, उसे समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है लाइफ में। तो वो आई तो इस वजह से थी कि मैं बड़ी दुखी हूँ और मेरा पति मुझे बहुत मार पिटाई करता है, मेरी तो कोई कमाई भी नहीं है। 100 रुपए के लिए भी मैं अपने हस्बैंड से जलील भी होती हूँ और पिटती भी हूँ। मुझे इतनी भी आज़ादी नहीं है कि मैं 100 रुपए भी खर्च कर लूँ, और सर्वेंट की तरह मैं घर में काम करती हूँ और वो तो चला जाता है ऑफिस, और मैं 2 बच्चों को संभालती भी हूँ, करती भी हूँ सब कुछ। तो शी वॉज क्राइंग, ऐसे तो आती है हमारे पास। मैंने कहा मैडम आप जो बता रहे हो चलो ठीक है, लेकिन मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड्स करना चाहूँगी और मैं इसका रूट कॉज देखना चाहूँगी। कई बार पास्ट लाइफ से आता है, सब कुछ आता है। ऐसे बच्चे ना, अब वो बड़ी थी, 40-45 साल की होगी, ऐसे लोग ना आधी बातें आपको नहीं बताएंगे, हमें पता होता है, वो छुपा जाते हैं कि भाई मैं अपना काला सच नहीं बताना चाहती। वो अपने आप में ना बड़े कुंठित होते हैं। जब मैंने उसका आकाशिक रिकॉर्ड्स किया तो एक होता है प्री बर्थ प्लान। जब सोल बॉडी में आती है तो वो कुछ एजेंडा लेकर आती है कि भाई अब मैं अर्थ पे जा रही हूँ, मुझे ये काम पूरे करने हैं। तो उसके स्पिरिट गाइड सामने बैठे थे और वो बैठी थी और मैं सारा देख रही हूँ। और एक बात मैं बताऊंगी, मुझे और चीज़ों का नहीं पता, जैसे गरुड़ पुराण में लिखा है या हेल के रिल्म्स बताए गए हैं, बहुत बुक्स इसके ऊपर लिखी हैं, मैं उन सबको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूँगी, पर जो मैंने चैनल किया है वो मैं आपको बताऊँगी। हम लोग जो सोचते हैं ना हेल का रिल्म होता है और ऐसे गर्म तेल में तला जाता है, मैंने ऐसा कभी विटनेस नहीं किया। बड़ी लविंग एनर्जी होती है 5th डायमेंशन की, क्योंकि वहाँ कोई जजमेंट नहीं होता, वहाँ कुछ राइट रॉन्ग नहीं होता, गुड बैड नहीं होता। आमने सामने आपको बैठ के बात करेंगे और बड़े खुले दिल से बात करेंगे। कौन कौन बात करते हैं? स्पिरिट गाइड्स होते हैं, स्पिरिट गाइड और हाँ, आप और जो सोल है वो है, ओके, वो बात करेंगे आपस में, ठीक है। ये आफ्टर डेथ आप बता ये मैं आफ्टर डेथ और रीबर्थ से पहले ये मैं आपको तब बता रही हूँ, ठीक है। ये सब मैंने विटनेस, और मैंने कई केसेस में विटनेस कर रखा है। मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ वाला केस, क्योंकि अभी आपने मुझसे कर्मों का और मोलेस्टेशन का, रेप का पूछा है। तो मैंने जब उसे विटनेस करना शुरू किया, बड़ी प्यारी एनर्जी, वाइट एनर्जी और सब कुछ बड़ा अच्छा। वो सोल बैठी है और वो बैठे हैं स्पिरिट गाइड्स, और वो कह रहे हैं बड़ी लविंग एनर्जी में, देखो इतनी पास्ट लाइफ्स तुमने रेप किए, तुम जमींदार थे, तुम हायर अथॉरिटी में थे, तुमने लेडीज़ की कभी इज्जत नहीं करी, तुमने मारा पीटा भी, तुमने कोड़े से भी मारा, और ज़बरदस्ती आदमियों की औरतें उठा के तुमने उनके साथ रेप किए हैं, और अब इतनी सारी लाइफ्स हैं और तुम्हें अब ये रीपे करना पड़ेगा। एंड दैट सोल वॉज लिसनिंग, और जैसे किसी की कोई बड़े प्यार से बोल रहा है और आपको बता रहा है भाई तुमने ये सब किया है, उसकी गर्दन ऐसे झुक गई। आई लिटरली सॉ दैट सोल, राइट। सो अब वो बता रहे हैं और कह रहे हैं फिर तुम्हारी शादी ऐसे होगी, ये होगा, क्योंकि तुमने कोड़ों से लोगों को बहुत मारा है तो तुम्हें ये भी करना पड़ेगा। फिर तुम ऐसे बच्चे को जन्म दोगी जो बहुत टर्मली इल होगा,
इधर तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें टॉर्चर भी करेगा और तुम्हें उसकी टेक केयर भी करनी है, और सेंसेस में तुम रहोगी नहीं। सो इट्स अ वेरी टफ लाइफ प्लान जो सोल लेकर आई है। आ गया समझे? अब सोल को वो सब बता रहे हैं और सोल कह रही है मैं ये अभी करना चाहती हूँ, आई एम सॉरी, मैंने ये सब किया, मैंने कर्मों पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी पावर का गलत मिसयूज़ किया, मैं अभी से पूरा करूँगी। और स्पिरिट गाइड्स उसे समझा रहे हैं देखो ये बहुत टफ लाइफ प्लान रहेगा तुम्हारा। तो स्पिरिट गाइड ये ऑप्शन दे रहे होते हैं उसको कि चुनना है कि नहीं चुनना है? हाँ, उसके ये हाथ चॉइस होती है। हाँ, ये चॉइस होती है कि बीच में तुम्हारा हस्बैंड की भी डेथ हो जाएगी, फिर तुम कमाओगी भी, और तुम आधे मन से ही कमाओगे कि तुम्हारा आधा दिमाग तो फ्यूज हो चुका होगा, आधे से ज्यादा मतलब 90% फ्यूज हो चुका होगा, और तुम जहां जहां कमाने जाओगी वहां तुम सेक्सुअली तुम्हें असॉल्ट भी किया जाएगा, पर ये सब तुम करोगी। और हम पहले ही बता दें, उसने कहा मैं अभी करूंगी, इसी लाइफ में करूंगी। उसने कहा तुम्हारे पास 70-72 ईयर्स का स्पैन रहेगा, और तुम देख लो बहुत टफ लाइफ प्लान है, तुम कर नहीं पाओगी, इसमें 10-15 जन्म लग जाएंगे। सोल ने कहा मुझे परमिशन दो, मैं करके आती हूँ अभी। वो बर्थ हुई, अच्छी खासी बड़ी फैमिली में पैदा हुई, जो 15-20 लोगों की जॉइंट फैमिली थी। पहले ऐसी ही होती थी गाँव में जॉइंट फैमिलीज, राइट। वो गई, पैदा हुई। कितने साल का बच्चा, कितने महीने का बच्चा पलंग पे बैठना सीखता है उपाध्याय जी? चलो बताओ आप मुझे। 2-3 साल का, 3-4 साल का, 8-9 महीने का बैठना नहीं सीख जाता? हाँ, वैसे वो बैठ बस जाएगा, पलंग पे बैठना। हाँ, वैसे बैठ जाएगा। 8-9 महीने का बच्चा, वो लड़की पैदा हुई, 8-9 महीने की हुई, और वो सब देख रही है। और मैंने उसे दिखाया बाद में। पहले तो मैंने आकाश रिकॉर्ड्स में सब देखा, फिर उसने कहा मैं खुद देखना चाहती हूँ, मुझे आपकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। मैंने उसे रिग्रेशन कराया, उसे दिखाया। उसकी वर्जिनिटी वॉल फाड़ी गई, उसके साथ सेक्स किया गया, एंड 10 ईयर्स वो आदमी उसके साथ सेक्स करता रहा, रिलेशन में, घर के अंदर। एंड इतनी बड़ी फैमिली में किसी को पता नहीं चला। 8-9 महीने की उम्र से? 8-9 महीने की उम्र से। गॉट इट? अब इतने छोटे बच्चे को तो कुछ समझ ही नहीं होती है। अब उसमें बिहेवियरल चेंजेस आने लगे, क्योंकि जब बच्चे के साथ या बड़ा भी कोई होता है, जब वो सेक्स करते हैं ना, तो उनका ऑरा ओपन हो जाता है। अब क्योंकि वो इतने पास्ट के ओथ वॉक कर्सेस ला रही थी, तो बहुत एंटिटीज, डेमन्स उसकी स्पेस में आ गए। खूब उसका फिजिकल अब्यूज़ हुआ, माँ खूब मारती थी, फादर खूब चिल्लाते थे, दादी खूब चिल्लाती थी, मारती थी, नानी खूब बोल रही है उसको, और उसे समझ ही नहीं आता था ये हो क्या रहा है। उसका दिमाग काम करना बंद हो गया, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने लगी जो उसे होश में याद ही नहीं होती थी, और वो उसके लिए पिटती थी। गॉट इट? हार्डकोर कर्मा आ गया, क्योंकि वो प्लान लेकर आई थी। एंड ट्रस्ट में, जब मैंने उस लड़की को ये सब दिखाया, वो देखते देखते बेहोश हो जाती थी। ये सारी बातें हमें नहीं बताते हैं क्लाइंट्स की, उनकी इतनी टफ लाइफ, वो ना एक बड़ी डार्क लाइट में होते हैं, उन्हें शर्म आती है अपनी ज़िंदगी बताने में कि मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मेरे साथ ऐसा सब हुआ। वो आदमी जब पकड़ा भी गया ना, तो वो उसे सिर्फ एक किस करते हुए पकड़ा गया, उसकी चाची ने उसे पकड़ लिया किस करते हुए। अब मदर के उस आदमी से इंटीमेट रिलेशंस थे, मदर ने उस आदमी को बचा लिया। अब उस लड़की की शादी हुई, शादी के बाद उसे पता चला ये तो मेरे साथ पहले भी हो चुका है, ऐसे इंस्टेंसेस तो मेरे साथ पहले भी हो चुके सेक्स वगैरह। तो फिर उसने अपने भाई बहनों को बताया, किसी ने नहीं बोला अपनी मम्मी से कि ऐसा कैसे हो गया हमारी बहन के साथ, आप क्या कर रही थी, ऐसा कैसे ये बोल रही है। कोई बात नहीं, अब लाइफ आगे चलने लगी। हस्बैंड खूब मार पिटाई करता था, बच्चों को छोड़ के चला जाता था, बच्चे भी पाल रही है, सास ससुर का भी सुन रही है, पिट भी रही है, पैसा कमाती नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, कुछ भी नहीं। आफ्टर स्पैन ऑफ टाइम हस्बैंड की डेथ हो जाती है, क्योंकि वो तो लिखवा कर लाई है कि इस एज में मैं विडो हो जाऊंगी और मुझे कमाना भी है। कई साल मायके वालों से अनबन रही, स्कूल में टीचर बन गई, लेकिन क्योंकि नॉलेज ज़्यादा नहीं थी, सिर्फ केजी कितनी सैलरी होती है, नहीं हो पाई ज़्यादा ठीक से उससे। अब मैं इधर आपको एक बात बता दूं, एक तो होता है आपका लाइफ प्लान, डेस्टिनी जिसे हम कहते हैं, और एक होती है विल पावर। आप अपनी विल पावर से बहुत कुछ चेंज कर सकते हो। विल पावर से वो किसी का बुरा नहीं करती थी, और उसके आया ये चार्ट में, आकाशिक रिकॉर्ड्स में उसके आया कि इसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग रही है, और इसे हमेशा आस रही है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ अच्छा होगा और मैं अच्छा करूंगी अपनी लाइफ में। नहीं हुआ कुछ, आस नहीं छोड़ी, करती चली गई। हस्बैंड एक्सपायर हो गए, पता नहीं कैसे जाके किसी एक शादी में रिलेटिव के यहाँ मदर से उसका पैचअप हुआ, जब मदर उसके यहाँ रहने आई। हस्बैंड की डेथ पे भी मायके से कोई नहीं आया। अब आप समझ लो कितने खराब रिलेशंस रहे होंगे, पर ये सब वो लिखवा कर लाई थी सब कुछ। लेकिन ये मन मानता नहीं है, भले आपकी सोल जानती है, माइंड और बॉडी में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। जब मदर को उसने बताया, तुम्हें पता है मेरे साथ वो आदमी ऐसे ऐसे करता था, तुमने बचा लिया, अरे
मुझे पता कैसे नहीं चला? अब ट्रस्ट इश्यूज थे, उससे अपने पेरेंट्स पे आप कुछ कर नहीं सकते, बट वो बहुत ज़्यादा शॉक में थी। स्कूल में जॉब करती थी, कहीं किसी आदमी से मिली, वो आदमी फिर उससे मैरिज कर लेता है, फिर उसे बड़े प्यार से रखता है, फिर वो अपनी हीलिंग कराने आते हैं। अब वो जॉब नहीं कर रही थी, उसने छोड़ दी। हस्बैंड अच्छे कॉर्पोरेट में था, काफ़ी अच्छे लेवल पे था जो उसने मुझे बताया, और फिर उसने सब देखना चाहा, सब समझा। काफ़ी सेशंस के बाद फिर उसने मुझसे कोर्सेज भी किए एक्सेस कॉन्शियसनेस के, तब उसे जाके एक अंदर से दुख उसका ख़त्म हुआ। और जब मैंने उसका आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ा था ना, मैंने आज तक इतने आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़े हैं उपाध्याय जी, पर वो केस मुझे इसलिए इतना कैटेगोरिकली याद है क्योंकि उसका आकाशिक रिकॉर्ड्स बिल्कुल गोल्डन कलर में था। और जब मैं पढ़ती हूँ तो मैं ऑफ कोर्स अपने एसेंडेंट मास्टर्स ह्यूज के साथ पढ़ती हूँ, बिल्कुल गोल्डन उसका, और उसका नाम गोल्डन वर्ड से लिखा था। और जब उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोले ना तो उसमें से बहुत गोल्डन लाइट आ रही थी। ऐसा मैंने कभी आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं पढ़ा। तो फिर उनके ज़्यूज़ ने कहा कि इस लड़की ने अपनी डेस्टिनी चेंज कर ली। इसकी शादी नहीं थी, पर क्योंकि बड़ा साफ मन था और इसे हमेशा होप थी कि एक भगवान मेरे लिए कभी करेगा कुछ, तो हमने इसकी डेस्टिनी बदल दी। अब ये रानी की तरह रहती है, अब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम धीरे धीरे करके इसका दिमाग भी ठीक कर देंगे। तो these all are karmas. These all are karmas। तो हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि कोई देख ही नहीं रहा है। हायर लेवल में सबका नोटिस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। बहुत यंगस्टर्स होते हैं, हेरा फेरी से पैसे कमा लेंगे। आपको मैं एक बहुत छोटा केस बताती हूँ। मैं मेडिटेशन कर रही थी, एक सोल मेरे पास आई, उसका राइट हैंड और राइट लेग नहीं था, कटा हुआ था। आई कुड कैटेगोरिकली सी इट कि उसका नहीं है। कहता है कि एक ड्राइवर ने ना, ट्रक ड्राइवर ने पी रखी थी और मेरे ऊपर ट्रक चला दिया, और मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला था। और मुझे बहुत गुस्सा है। आई वॉज जस्ट लिसनिंग। सोल्स क्यों आती हैं आपके पास, कभी सोचा है? क्योंकि वो चाहती हैं आप उनको सुनो, उन्हें एक्नॉलेज करो। कई बार वो बस इसी बात से खुश हो जाती हैं कि इन्होंने हमें सुन लिया और हमें एक्नॉलेज कर लिया कि हम हैं। ओके, वो चली गई, हो गई, ठीक है। 1-1.5 साल बाद दोबारा आई कि मैंने उस ट्रक ड्राइवर से और उसके मालिक से, जिसने उसे बचा लिया था, मैंने बदला ले लिया, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पता नहीं कैसे चले गया। मैं उस ऊपर वाले पे छोड़ता हूँ, अब आप मुझे लाइट में रिलीज करा दो। ऐसी पता नहीं मैंने कितनी सोल्स को रिलीज कराया जो ऐसी ट्रैजिक डेथ मर गए और फंस गए इमोशनल एक उसमें कि कोई है ही नहीं घर में कमाने वाला। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगी कि उन घर वालों का भी ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था कि ये चला जाएगा, हमें ये हार्डशिप लेनी होगी। ओके, राइट। तब वो ये सब हुआ है। लेकिन सोल को दर्द होता है कि शायद मैं मर गया था, एक्सीडेंटल केस था, तो कुछ पैसा मेरे घर वालों को मिल जाता तो उन्हें आराम हो जाता। हर एक कोई सोल चाहती है। मेरे पास एक ऐसा केस आया था, 50 साल में एक आदमी की डेथ हो गई और वो नहीं गया। कहता है कि कोई कमाने वाला ही नहीं है घर में, मेरे 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे होगा? किसी फैमिली मेंबर का सपोर्ट भी नहीं है इन लोगों को, कैसे मेरी वाइफ करेगी? बट दैट वाज अ प्लान। तो हम सोल को वहाँ पे ईज में लाते हैं, हम उससे बात करते हैं कि प्लीज अब आप छोड़ो, जाओ लाइट में, वहाँ से अपनी ब्लेसिंग्स दो। तो आप ही कह रही कि सोल, जो आत्माएं, मैं कहता हूँ आप सोल कहती हैं, वो आत्माएं हमेशा हमारे आसपास, हमेशा हमारे आसपास, अभी यहाँ भी है। बिल्कुल। आप, मैं बताऊँ, अगर हम ये सोचते हैं कि वो हमें नहीं देख रही हैं, और एंसेस्टर्स का तो मैं आपको बता सकती हूँ, अचानक से जैसे अगर आपको बड़ा घर मिल जाए, अचानक से लॉटरी आपकी खुल जाए, बहुत सारा पैसा आ जाए, कुछ अचानक से लाइफ यू टर्न ले ले, आप समझ जाओ आपको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है। ये मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, ऐसा होता है। हम मानते ही नहीं है, हम इतनी 3D वर्ल्ड में रहते हैं, हम ये चीजें मानते ही नहीं है। पर मैंने कई बार सुन रहा था, कहीं पढ़ भी रहा था कि मरने के वक्त की तो कहानियां बता, लेकिन कभी कोई जब बच्चा पैदा होता है तब भी एंटिटीज रहती हैं आसपास, आत्माएं रहती हैं, और वो आना चाहती हैं, उस बच्चे में आना चाहती हैं, तभी धूप बत्ती जलाते हैं, कुछ कुछ चीजें। वो क्या कॉन्सेप्ट होता है? आप देखो, नए बच्चे को कहाँ हर एक हाथ में दिया जाता है, उसे बचा, पहले 40 दिन तक तो उसे अंधेरे कमरे में माँ के साथ रखा जाता है, क्योंकि ऑरा बहुत वीक होता है बच्चे का। ये सब क्यों आती है एंटिटीज? क्योंकि ऑरा वीक होता है, वो चाहती हैं कि उनको भी एक बॉडी मिल जाए। अच्छा। वो आराम से रहें, फिर उनके जो अधूरे काम है वो पूरे कर सकें उस बॉडी के थ्रू। नहीं तो बॉडी को क्या जरूरत, एंटिटी को, आत्मा को, सोल को क्या जरूरत है बॉडी लेने की? वो खुद तो नहीं कर सकती ना, वो किसी के अंदर जाएंगी और तब वो काम करेंगी ना। तो उन्हें जरूरत होती है। कई बार एंसेस्टर्स में, जैसे मैंने भी आपको उस लड़के का केस बताया कि मार दिया था, फिर वो उसी लिनेज में पैदा हुआ कि अब वो सारी प्रॉपर्टी मैं अपने ही नाम कराऊंगा। तो वो आया ना बॉर्न होके दोबारा से कि मैं अब ये सारी सुख सुविधा तब मुझे मार दिया था, अब मैं वो सारी भुगतूंगा, सारा प्लेजर्स लूंगा, और इन लोगों को कोर्ट कचहरी में फंसे रहेंगे, दुखी रहेंगे, पर
एक कौड़ी नहीं दूंगा। तो ये होता है, पर क्योंकि हम नहीं मानते, हम सोचते हैं ये डार्कनेस है, ये तो अच्छी चीज़ नहीं है, और तांत्रिकों के पास क्यों जाना। मैं यहाँ पे एक छोटी चीज़ और कहूँगी, देखो हर तांत्रिक बुरा नहीं होता, और हर एक का वो वाम मार्ग नहीं होता कि उसी से रिलीज होगा। मैं तो बड़े इजी वे में एक्सेस कॉन्शियसनेस के थ्रू रिलीज कर देती हूँ, बहुत ही इजी वे में। हमारे जो फाउंडर हैं गैरी डगलस और को फाउंडर डॉक्टर डेन हील, वो तो हमेशा कहते हैं कि अगर ईज है तो एक्सेस कॉन्शियसनेस है, और अगर ईज नहीं है तो वो एक्सेस कॉन्शियसनेस नहीं है। इतनी डायनेमिक क्लियरिंग्स हैं जिससे हम एंटिटीज डेमन्स तक रिलीज कर देते हैं, सारा अंदर तक। तो जैसे अब गरुड़ पुराण में बहुत कुछ लिखा होता है, या लिखा नहीं होता। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरे फादर जब एक्सपायर हुए तो उसके बाद गरुड़ पाठ का ये पाठ हमने करवाया, तो पाठ चल रहा था, उसमें ऐसी, मैं पहली बार सुन रहा था, और उसमें ऐसी ऐसी बातें बताई जिसको देख के सुन के मैं डर रहा था कि मेरे पिताजी इस रास्ते से होके जाएंगे, अगर उनके कर्म वैसे नहीं रहे होंगे जैसा कि बताते कि जो बुरे कर्म वाले हैं, वो मतलब गर्म तेल है, सांप है, बिच्छू है, कितने सैकड़ों मतलब दर्द उनको मिलने हैं जो खराब आत्माएं होती हैं। तो उसके बाद सेकंड थॉट आया कि हमने क्यों ही कराया, नहीं कराते तो हमें पता तो नहीं चलता। मैम आपका कॉन्सेप्ट उससे कितना अलग है, क्योंकि आप तो कह रही हैं गाइड स्पिरिट्स मिलती हैं, आराम से बात करती हैं, बहुत आराम से। वहाँ तो मैंने तेल तो में ऐसा तलवार कभी है। एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैंने आज तक एक भी केस ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। मैं अपने स्पिरिट गाइड्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स स्नेक, पाइथन, एनाकोंडा, कोबरा भी होते हैं हम लोगों के साथ स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जिसमें से मेरे ये 2 हैं। मैं तो वन देवी, जब प्लांट्स में हम लोग जैसे पार्क में वॉक करने जाते हैं तो प्लांट्स ही तो है वहाँ पे, मैं तो उनसे भी कांटेक्ट करती हूँ, वो भी मेरे स्पिरिट गाइड्स हैं, सबसे हेल्प लेती हूँ। मैं आपको इधर एक बात और बताती हूँ, स्किज़ोफ्रेनिया मेडिकल टर्म में एक मेंटल बीमारी है, उसका मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ। वो लोग इल्यूजनरी वर्ल्ड में रहते हैं। कभी आपने स्किज़ोफ्रेनिक या बाइपोलर पेशेंट को देखा है? वो अकेले अंधेरे कमरे में बैठे रहेंगे, पता नहीं क्या क्या आसमान में बनाते रहेंगे, किससे बात करते रहेंगे। वो सबसे ज़्यादा एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं एंटिटीज़ के लिए। अगर आप वो रिलीज करा दो तो वो बिल्कुल हेल एंड हार्टी, और मैंने ऐसा केस सॉल्व कर रखा है गुड़गांव का। तो आप ये भी करती हैं? मैं ये भी करती हूँ। वो बच्चा मेरे से कभी नहीं मिला, उसकी मदर ने मुझसे कांटेक्ट किया था, गुड़गांव की फैमिली का बता रही हूँ, एंड दे आर फ्लर्टी रिच, और वो हीलिंग्स ले रहा था, सब कुछ कर रहा था, मेडिकल साइंस में दवाई भी खाता था, सब कुछ, पर उसे कोई असर नहीं कर रहा था। उसकी मदर जब मेरे पास आई, उसने कहा देखो जी मेरे हस्बैंड तो मानते नहीं, मैं कभी अपने बच्चे को आपके पास ला नहीं सकती, अब आप बताओ आप मेरे बच्चे को ठीक कर सकती हो क्या? मैं कहा आप 1-2 सेशन लेकर देख लो मुझसे, अगर आपको असर दिखे तो आप कंटिन्यू करा लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, ठीक है ना, कोई नई चीज़ ट्राई करने में हर्ज नहीं है। उसने मुझसे 2 या 3 सेशन लिए, उसे ड्रास्टिक अंतर दिखा कि अपने आप उठा, वो नहाने चला गया, फिर आके खुद खाना मांग रहा था, नहीं तो हमें उसे खाना खिलाना भारी था। कई दिन तक मैले कुचले कपड़े में पड़ा रहता था, कपड़ों में बदलता ही नहीं था, और लिटरली उसने क्या कह रखा था अपनी मम्मी से कि लाइट अंदर आनी नहीं चाहिए। शीशे के दरवाजे होते हैं ना कमरों में, खिड़कियां होती हैं, उस पे तक वो ब्लैक पेपर लगा रखा था कि कोई सनलाइट अंदर ना आए। अब आप सोचो कि कितनी मेंटल स्टेट उसकी खराब होगी। एकदम ठीक हो गया, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। उस बच्चे को मैंने कभी देखा नहीं, कभी कुछ मैं उससे मिली नहीं, और मैंने सिर्फ डिस्टेंटली कनेक्ट करके अपने स्पिरिट गाइड्स के थ्रू से ठीक किया था। एक यंग लड़की आई मेरे पास 16-17 साल की, उसकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई, और फिर उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि बड़े अंतर में 4-4, 5-5 महीने तक उसको नहीं होते थे मेंसेस। अब ये एक प्रॉब्लम ही होती है नेचुरल वे में, अगर आपको हर महीने मेंसेस नहीं हो रही है तो बॉडी प्रॉब्लम्स में आएगी। तो मेडिकल इलाज कराया, नहीं हुआ कुछ, तो ऐसी उसकी मदर मेरे पास आई, तो दूसरे केस में थी, पर फिर क्लास करते करते बोली मेरी बेटी को ना ये प्रॉब्लम है, आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने अपने शमानिज्म के थ्रू स्पिरिट गाइड से कनेक्ट किया, स्नेक पाइथन से। उन्होंने जब मुझे हाँ बोली, मैं कहा हाँ मैं कर दूंगी। एंड लिटरली जब मैं उसकी हीलिंग करी थी तो मुझे दिखाई दिया कि उसके स्टमक जैसे इस तरह से होती है, मेरे पाइथन ऐसे शेप में उसके स्टमक में है। एंड टिल डेट, ये मैं आपको बता रही हूँ 2-3 साल पुरानी बात, उसके बाद उसे मेंसेस की कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, महीने में ठीक से होती है उसको। कभी आपको होती है पीड़ा, जैसे कोई इस पूरे प्रोसेस में कोई सोल की आप मीडियमशिप कर रही हैं, मध्यस्थता कर रही हैं, और वो तकलीफ आपको होती है, या आप इजी एकदम कर रही होती हैं सारी चीज़ें? सो मैं बिल्कुल ईज में होती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपना क्लाइंट अभी बताऊं, तो जैसे मेरे पास कोई आता है, वो आपकी तरह बैठता है, मैं बैठती हूँ, मैं परमिशन लेती हूँ अपने आप को। सबसे पहले तो मैं ग्राउंडेड करती हूँ, नंगे पैर होके मैं धरती पे अपने पैर रखूंगी। उसके बाद मैं अपनी प्रेयर्स करती हूँ, अपने एसेंडेंट मास्टर्स यूज से कनेक्ट करती हूँ, और कहती हूँ प्लीज़ उस सोल को ले आइए मेरे पास। वो सोल आएगी, और मुझे फील हो जाता है कि वो मेरी बगल में खड़ी है या इधर सामने है। 1-2 केस में जब बहुत
ट्रैजिक डेथ हुई है, जैसे किसी की पैनक्रेटिक कैंसर से एक मेरी क्लाइंट की मतलब क्लाइंट की वाइफ की डेथ हुई थी, तो मुझे पेट में उसी जगह ईचिंग बहुत हुई। जैसे ही वो सो रहा है मुझे ईचिंग स्टार्ट हो गई। मैं कहा ये मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, ये क्या हो गया अचानक से, आता ही है ना ये क्या हुआ मुझे अचानक से, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, ये एकदम से ईचिंग कैसे स्टार्ट हो गई, और बहुत गंदी वाली ईचिंग कि मुझे शर्म आ रही है कि मैं क्लाइंट के सामने इतना पेट कैसे खुजाऊं, लोअर एब्डोमेन कैसे इतना खुजाऊं। लेकिन फिर मैंने एकदम से मैंने कहा सोल तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, मुझे क्यों इतनी ईचिंग हो रही है? कहते क्योंकि मैं पैनक्रेटिक कैंसर से मरी थी ना, इसलिए तुम्हें वो चीज़ फील हो रही है। तो ऐसा भी होता है। लेकिन वैसे हेलन हार्टी बिल्कुल कोई ऐसा कुछ वो नहीं, बिल्कुल सिंपल वे में। इन सारी बातों में जब मैंने अपने व्यूअर से कहा कि आप हमारे पॉडकास्ट में आ रही हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई जिन के बारे में जरूर पूछिएगा। हाँ। और जिन के बारे में सिर्फ पूछेंगे नहीं, बल्कि जिन से तो आपका एनकाउंटर हुआ। हाँ, 3-4 केसेस मेरे ऐसे हुए हैं, जैसे भी मैंने आपको बताया था कि ये जिन के एनकाउंटर की कहानी क्या है? देखो मुझे तब पता नहीं था कि जिन कैसे होते हैं, क्या करते हैं। इट वाज लाइक दिस कि एक क्लाइंट आया मेरे पास, अपॉइंटमेंट लिया फोन पे, अच्छा आ जाओ, एंड 10 मिनट में आ गया। मैं कहा यार ये तो बड़ी जल्दी आ गया, चलो ठीक है आ सकता है, कोई बात नहीं, इतनी दूर से बड़ी जल्दी आ गया, 10 मिनट के अंदर आ गया, सेशन लिया, बात करी सारी, चला गया। फिर 1 घंटे बाद मैं नीचे खड़ा हूँ, आ जाऊँ? अभी तो गया था। मैं कहा हो सकता है बिना अपॉइंटमेंट के इसी नाम का दूसरा आदमी आ गया हो। मैं कहा आ जाइए, वो ही शक्ल, वैसी ही बॉडी, और मैं हीलिंग करने लगी। और वो बात कर रहा, मैं मन में सोच रही हूँ अभी तो ये सारी बात बता के गया, ये दोबारा क्यों आ गया? मैंने कहा आप अभी तो करके गए थे मेरे से। नहीं मैम, मैं इतनी दूर से इतनी जल्दी कैसे आ जाता आपसे मिलने, मैं तो अभी आया हूँ। खैर मैं डर गई थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये मेरा पहला केस था। मुझे तब पता नहीं था कि ये जिन वगैरह का केस है। जब मैंने हीलिंग कर ली तब मुझे स्ट्राइक हुआ रही तो जिन था। फिर मैंने डिग किया डीपर, तब मुझे पता चला कि कुछ जिन होते हैं जो अपना रूप बदल लेते हैं। तो पहले कौन आया था? जिन आया था। ओह मुझे पता नहीं था। आई वाज सो नाइव, मैं तो हीलिंग कर दी, सब हो गया, वो चला गया, ओके। वो दोबारा आ गया। मैंने ये बात उस आदमी को नहीं बताई कि अभी तो मैं कैसे आ सकता हूँ, ओके। मुझे खुद ही नहीं पता तो था। सेकंड वाला असली था मैम? वो सेकंड वाला असली था। सेकंड वाला असली था। अच्छा, मुझे पता भी कैसे चला, जब मैं पहले वाले की हीलिंग कर रही हूँ, वो हीलिंग कहीं अटक ही नहीं रही है। वो मैं करती जा रही हूँ, वो लेता ही जा रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक पॉइंट पे जाके वो रुक भी जाती है, सेशन भी खत्म हो जाता है, मुझे समझ में भी आता है। इसमें मैं इतनी देर से करे जा रही हूँ, कुछ असर ही नहीं हो रहा, कुछ रुक भी नहीं रहा है, वो होती ही जा रही है। बड़ा सरप्राइजिंग था मेरे लिए। फिर जब पता चला अच्छा ये तो जिन था, मैं बहुत डर गई थी। सब है जिन क्या है मैम? इनकी अपनी फैमिलीज होती है, शादी भी करते हैं, बहुत कुछ मैंने सुना इनके बारे में। तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने इस पे स्टडी करना शुरू किया तो मुझे पता चला जिन की एक पूरी वर्ल्ड होती है। देखो एक तो होते हैं एंटिटीज जो मरकर उन्होंने लाइट चूज नहीं करी, उनके कुछ लास्ट डिजायर्स रह गए, या एंगर में, या उनकी डिजायर्स थी। आपने कई लोगों को सुना होगा, इस आदमी की मैंने शादी कराई, इसने कभी माना नहीं, मुझे इस बात का बड़ा दुख है, वो अटक गए। या मैंने ये घर बनवाया, मुझे इससे बड़ी मोहब्बत है, मैं इसे कैसे छोड़ के जा सकता हूँ, या मेरी पोती है, बच्चे हैं, मैं नहीं छोड़ के जा सकता। तो डिजायर्स होती हैं, एक्सट्रीम वरी होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो हम नहीं लाइट चूज करते। वो तो भूत प्रेत आत्मा इस तरह की चीज हो गई, एंटिटीज। फिर होते हैं जिन। जिन की अपनी अलग फैमिली होती है, उनकी पूरी एक वर्ल्ड होती है। ये कहा जाता है, जब मैंने इस पर डिग करना शुरू किया और स्टडी करी, काफ़ी कोर्सेज किए, तो मुझे पता चला कि हम जितने इंसान हैं ना, ये कहा जाता है कि इस पूरी पृथ्वी पे करीब करीब 8 बिलियन लोग हैं। इससे 3 to 4 टाइम्स ज़्यादा तो जिन है इस पृथ्वी पे, और सब जगह हैं। ऐसे कोई जगह वो शादी भी करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। हाँ, लेकिन सारे जिन खराब नहीं होते, वो अपने वर्ल्ड में खुश हैं। अगर कभी आए अटक गए तो ठीक है, हमें रिलीज करा दो। लेकिन कुछ जिन वाकई में खतरनाक होते हैं, वैम्पायर्स होते हैं, जो ब्लड सकिंग वैम्पायर्स, आपने सुना होगा ना कि खून पी लेते हैं, पिशाचिनी जिसे हम कहते हैं, वो भी होते हैं। ठीक है, मेरे पास एक और केस आया था, रोहिणी का था, दिल्ली का, और ये तो अभी रिसेंटली की बात है, 6-7 महीने ही हुए होंगे। उसको जब मैंने काम किया तो वो एक जैन फैमिली की लड़की थी। जैन फैमिली में प्याज लहसुन तो खाया ही नहीं जाता, नॉनवेज तो आप छोड़ ही दो, ठीक है ना। और वो लोग बहुत, अगर आप देखोगे जैन्स में, तो कई जैन ऐसी फैमिलीज होती हैं कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाती, जमीन के नीचे की उगी हुई सब्जियां नहीं खाती, उनके यहाँ नहीं माना जाता। तो वो तेज इत्तर और ये सब भी नहीं लगाती, अगर लगाएंगी ना तो बहुत स्लाइट वाला या खुशबू वाले साबुन से हद से हद नहा लिया, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। उनका एक अलग स्टाइल होता है रहने का। अब इस लेडी के लिए मुझे बुलाया गया, लड़की के लिए, नॉट लेडी।
होगी 18, 19, 20, 21 साल की, इससे ज़्यादा की नहीं थी। बड़ी प्यारी बच्ची सी, यूनिवर्सिटी जाती थी और एकदम से उसमें बिहेवियरल चेंजेस आए। तो उसकी मदर मुझे सब समझा रही है, पता नहीं मुझे क्या हुआ। अब देखो कैसे आपके गाइड्स और एंसेस्टर्स आपको हेल्प करते हैं। पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे मैंने कहा मैडम आप ये सब मुझे बता रही हो, मुझे एक अलग रूम दे दो जहाँ मैं आपकी बेटी से बात कर सकूँ। वहाँ पे कोई आएगा नहीं, और वहाँ अगर आपने कैमरा लगा रखा तो आप वो स्विच ऑफ कर दो कैमरा, कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं, कुछ नहीं, मैं उस लड़की से अकेले बात करना चाहती हूँ। बीइंग अ लेडी उसकी मदर ने अलाउ कर दिया। हर एक कोई तो चाहता भी नहीं कि लड़की से ऐसे कोई बात करे अकेले। तो मेरी जब उस लड़की से बात हुई तो बड़ी हिचकिचा रही थी, कहती है आंटी मुझे 2-3 बार ऐसा लगा जैसे कोई बहुत ह्यूज ब्लैक आदमी बड़ा सा और इस खिड़की से कह रहा है नीचे कूद जा। और वो लिटरली मुझे धक्का दे रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरी सेंसेस मुझे रोक रही है कि नहीं मुझे नहीं जाना नीचे। आप समझ गए? तो मतलब उसे सुसाइड कराना चाह रहा था। मैं कहा अच्छा तुम्हें क्या क्या फील होता है? कहते हैं मुझे इतना ज़्यादा क्रेविंग होती है ना कच्चा मांस खाने की, और ये मैं अपने घर वालों को नहीं बताती। मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकलती हूँ पर मैं बुचर शॉप पे चली जाती हूँ, मैंने लिटरली कच्चा मांस खाया है। ऐसे लोग मतलब वो नहीं बताएंगे लेकिन वो कच्चा मांस खा के उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने लिटरली बुचर से कहा कि तू मुझे दे, और मैंने खाया है वहाँ खड़े होके, राइट। और इतना तेज डिओ वो लगाने लगी। तो ये कुछ साइंस होते हैं जब किसी के ऊपर जिन अटैक करता है या जिन का पोसेशन होता है किसी के ऊपर। अब वो क्यों से सुसाइड कराना चाह रहा था? जब मैंने डिग करना शुरू किया और आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ने शुरू किए, स्कैनिंग करी, अपने गाइड से बात करी, तो पता चला वो उसे मार के उसकी सोल को कैप्चर करना चाह रहा था और उसे अपने साथ रखना चाह रहा था। तो कई बार मैंने ऐसे केसेस पर काम किया है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सारे डेमन्स जिन खराब नहीं होते हैं। एक मैंने घर का एक सर्वे किया था, वहाँ पे मुझे बुलाया गया था, बहुत बड़ा पेंट हाउस था। तो जब मैं पूरे घर में घूमने लगी तो सारे कमरे मुझे ठीक ही लगे, ऐसा मुझे कुछ खराब नहीं लगा, लेकिन एक कमरा पर्टिकुलर मुझे दिखाई दिया, इतना बड़ा दरवाजा एनर्जेटिकली वहाँ नहीं था, वो तो वार्डरोब थी, लेकिन वहाँ मुझे दरवाजा दिखाई दिया और वहाँ पे एक डेमन बैठा है और मैंने क्लियरली देखा उसने क्या पहन रखा और सब कुछ मुझे दिखा। तो मैंने घर वालों से कहा ठीक है आप बाहर जाइए, मैं ज़रा इस रूम में कुछ देख लेती हूँ, एनर्जेटिक वर्क कुछ करके सबको निकाला। मैं कहा बताओ मुझे क्या चाह रहे हो, तुम यहाँ पे क्यों हो? कहता अटक गया हूँ, बस निकाल दो मुझे यहाँ से। मैं कहा लेकिन फिर तुम ये दरवाज़ा बंद कर जाओ क्योंकि ये पोर्टल है, यहाँ से तो एंटिटीज डेमन्स आते जाते हैं, इसको बंद कर जाओ। तो उसने मुझे तरीका बताया, अच्छा ये करना, फिर यहाँ से कोई नहीं आएगा। उसे मैंने रिलीज़ कराया। वहाँ उस घर में मैं 5-6 दिन लगातार गई, 1 हफ्ता गई, वहाँ पे सारा एनर्जी वर्क मैंने किया, सारी क्लिनजिंग करी और फिर वो ख़त्म हो गया। तो कई बार वो अटक भी जाते हैं, वो निकलना भी चाहते हैं, तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि वो हमेशा आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। मैं आपके थ्रू अपने सारे ऑडियंस से कह रही हूँ 80% वो आपको हार्म नहीं करते हैं, चाहे वो जिन हो, चाहे पिशाचनी हो, पिशाच हो, चाहे आत्मा हो, वो नुकसान नहीं करेंगे। 10-20% कुछ। अच्छा हमें क्या क्या होने लग जाता है जब हमें लगता है कि हमारे घर पे कुछ ऐसा हो रहा है या हमें कुछ ऐसा हो रहा है? क्या कोई सिम्टम हमें समझ आ सकते हैं कि जिससे हमें पता चल जाए कि कुछ इस तरह की चीजें हम पे हो रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा है, गॉन आर द डेज घनश्याम जी जब कहते थे कि बस यही जगह हॉन्टेड है, अब नहीं है, हर जगह हॉन्टेड है। मैं तो खुद अपने घर के ऑरा का बहुत ध्यान रखती हूँ। कई घर के ऑरा बहुत वीक होते हैं तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा एंटिटीज़ होती हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा? लड़ाई झगड़े ही खत्म नहीं होते, तू मैं ही होती रहेगी, कोई ना कोई बीमार ही पड़ता रहेगा, दवाइयों पे पैसा खर्च हो रहा है, चीटियाँ ही खत्म नहीं हो रही है, सीलन ही खत्म नहीं हो रही है, इतना आप काम करा रहे हो फिर भी नौकरी नहीं लग रही है बच्चों की, पढ़ लिख लिए नौकरी नहीं लग रही है। बच्चे अगर पढ़ाई में अच्छे थे एकदम से फिसड्डी हो गए, बुरी कंपनी में चले गए, एकदम से बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे, नॉन वेज खाने लगे और बहुत ही ऐसी एक्टिविटीज़ में आ गए ड्रग्स की कि आप चाह कर भी उन्हें नहीं निकाल पा रहे हो। अगर आपने उन्हें, एक मेरे पास फैमिली आई थी जिसने अपने लिटरली हस्बैंड को उसमें भेजा था जहाँ पे ये नहीं होते हैं, जहाँ पे ड्रग्स खत्म करवाते हैं, कौन सा ऐसा सेंटर होता है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, रिहैब सेंटर है। वो इतनी स्ट्रांग वो एंटिटी उसके ऊपर थी, वो किसी ना किसी तरह से पैसे मैनेज करके वहां के पियोन से मंगवा लेती थी अपने लिए ड्रग्स। एक केस मैं आपको बताती हूँ कि किस कदर एंटिटी का अटैक हो सकता है। रेप्स होते हैं कई बार, किसी को रेप में क्या प्लेजर मिलेगा? कोई प्लेजर मिलता है? रेप तो टोटली एक फोर्स वाली चीज हो गई, कोई प्लेजर नहीं है। आदमी को भी प्लेजर नहीं मिलेगा जो करेगा ये चीज। कैसे हो जाते हैं रेप्स, कैसे हो जाते हैं सुसाइड्स, मर्डर्स? क्योंकि एंटिटीज का कई बार, बहुत केसेस में मैं देखा, मैं सब में नहीं कहूँगी, पर एंटिटी पोजेशन होता है, वो एंटिटीज के ग्रिप में होती है, उनके ऊपर एंटिटीज का कब्जा होता है।
ऐसे एक आदमी मेरे पास आ गया था, उस बेचारे को जेल भी हो गई थी, बहुत उसने दुख उठाया। जब उसने मेरे से सेशंस लिए, उसके बाद क्लासेस करी, पता चला वो तो बेचारा एक सॉफ्ट टारगेट था, विक्टिम था। उसके बाद एंटिटी ने ग्रिप कर रखा था उसे, और उसे बेचारे को पता ही नहीं चला, वही सब करता चला गया, क्योंकि आपका माइंड फ्यूज हो जाता है बिल्कुल, वो आपको ओवरपावर कर लेती हैं। तो कई बार ना, कई केसेस, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं भी हाथ नहीं लगाती जब मैं बहुत इंटेंसिटी देख लेती हूँ कि बहुत हाई इंटेंसिटी का है। ये होता है, मंदिर है हनुमान जी का, बालाजी मेहंदीपुर का, वहाँ पे ले जाओ। वहाँ ले जाना आसान नहीं है। मेरी एक नोन है, उसकी बहन पे ये एंटिटी अटैक थी। अरे उसने पूरी की पूरी कार ऐसे रोक ली थी, जंजीर में बांध कर भी उसे ले नहीं जा पाए थे। वहाँ पे आसानी से जाती नहीं है ऐसी एंटिटीज वहाँ पर भी। तो ये काफ़ी टफ होता है। और ऐसे अगर आप बिहेवियरल चेंजेस अगर देख रहे हैं अपने बच्चों में कि एकदम से गलत संगति में पड़ गए, या बहुत दारू पीने लगे हैं, या मार पिटाई में आ गए हैं, घर में चोरियां करने लगे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ ये बिहेवियरल चेंजेस अगर आप नजर कर रहे हैं तो पेरेंट्स को जरूर थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है कोई एंटिटी अटैक हो। प्रिकॉशंस क्या ले सकते हैं इस तरह की स्थिति आए ना, हम ऐसी स्थिति में जाएं ना, तो 3-4 कोई बड़ी टिप्स आप देना चाहें? देखो, इनिशियल स्टेज पे जब छोटा मोटा होगा तो वो आप ठीक कर सकते हो उन चीज पे। मैं बड़े की गारंटी नहीं ले रही हूँ। वो स्थिति आए ना, आए ना, पहले ही हम कर लें। तो एक समुद्री झाग होता है, उसे आप हाथ से ऐसे करोगे ना तो वो मेल्ट हो जाएगा, पानी में डालोगे अपने आप घुल जाएगा, उसका पोछा लगाओ, उससे आप नहा भी सकते हो। कपूर को पानी में उबाल लो, उससे पोछा लगाओ, अपने आप नहाओ, आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, गौमूत्र है, बहुत अच्छी रेमेडी है गौमूत्र की, तो वो खराब भी नहीं होता। ले आओ ताजा, कहीं भी डेयरी पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे गाय भैंसे होती हैं, गाय होती हैं, उनका बड़ी केन में लाके रख लो, और वो कई हफ्तों तक खराब नहीं होता है। ये तो देखा होगा आपने, गौमूत्र खराब नहीं होता। एक एक ढक्कन डाला, जितनी बार पोछे की बाल्टी बदली जाए पानी की, हर बार एक ढक्कन डाल दो, उससे पूरे घर में पोछा लगाओ, आपका ऑरा घर का स्ट्रांग होगा। गाँव में मैं जानती हूँ कुछ लोगों को जो पीते भी हैं गौमूत्र, जो अपनी आंखों में भी लगाते हैं, वो हार्म नहीं देता है। बच्चों को थोड़ा सा जो सुन रहे हैं उन्हें थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर ये मैं जो बोल रही हूँ वो सही बात है बिल्कुल। आप आज भी अगर देखो, जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि आप उत्तराखंड से हैं, आज भी वहाँ के लोग किस कदर पेड़ पौधों से मेडिसिनल वैल्यूज को उनकी बहुत मानते हैं। ये जिक्र आपने छेड़ दिया मैम। जो चीज आप करती हैं यही लगभग हमारे उत्तराखंड में भी होता है। वहाँ स्पेशल जागर लगाई जाती है जहाँ देवताओं का आह्वान या फिर उन आत्माओं का आह्वान किया जाता है जिनकी वजह से कोई पीड़ित होता है। लेकिन वो सब थोड़ा सा मतलब स्कैरी होता है, डरावना होता है। उसके लिए ढोल बजते हैं, हुड़का बजता है, थालियां बजती हैं, और वो अजीब सी तरंगे आती हैं, और वो डराता है। मतलब कई बार डरते हैं बच्चे उससे, मैं खुद उस पूरे प्रोसेस से डरता हूँ। लेकिन आपका प्रोसेस बहुत इजी है, आप कुछ ऐसा नहीं करती हैं कि अचानक से नाचने लग जाएंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो सॉफ्ट होता है एंटिटीज से। मतलब मुझे देखो, मैंने ऐसा देखा है, मुझे 2-3 क्लाइंट्स ने भी ऐसा बताया है मेरे कि हमारे यहाँ ऐसा होता था, ऐसा होता था, आप इतनी सिंप्लिसिटी से कैसे कर जाते हो। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता वो कैसे करते हैं। पर वो होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, वो ठीक होते हैं। हाँ, वो होते हैं। अच्छा। क्योंकि आप देखो, कई लोगों के ऊपर माता आती है, कुल देवी आती है, उनके ग्राम देवता आते हैं, है ना, और वो उनको मैसेजेस देते हैं। लेकिन उनके मैसेजेस में डिफरेंस होता है। वो ना सबको एक साथ लेकर चलने वाले होते हैं, बड़ी प्रोग्रेसिव उनके मैसेजेस होते हैं, सबका भला चाहने वाले होते हैं। एक केस मैं आपको बताती हूँ, मैं राजस्थान गई थी जैसलमेर, तो वहाँ पे मेरा टैक्सी ड्राइवर बोला कि मैडम आप लोग शहर के हो ना, तो आप इन चीज़ों को मानोगे नहीं, पर हमारे यहाँ अगर सांप बिच्छू काट लेता है ना, तो हमारे सबके घरों में कांच की बोतलों में 20-20 साल पुराना तरबूज का पानी रखा रहता है, हम वो पिला देते हैं। मैंने पूछा, आपको ये किसने बताई बात भैया? मैंने तो कभी सुनी नहीं है बात, कभी पढ़ी भी नहीं कहीं पर। तो कहता है मेरे भाई को ना माता आती थी, उसने बताया था ये बात। और ये आप गांव के हर घर में देखोगी, ये होता है, कांच की बोतल में पानी रखा रहेगा। हम क्या करते हैं उपाध्याय जी, हम 2 दिन बाद ही हुआ फिर हम तरबूज फेंक देते हैं। पर फिर जब मैंने इसमें साइंस लगाई, हाँ, पुराना जितना भी होगा पानी वो तो जहर हो गया ना, जहर को काटता है। और पुराने ज़माने में शमन्स क्या होते थे, अगर वो ढोल नगाड़े बजा भी रहे हैं, वो उस फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को लेकर जा रहे हैं। तो जो आप चीज़ कह रहे हैं वो अपनी वाइब्रेशंस बढ़ा रहे हैं। लेकिन वाइब्रेशंस बढ़ाने का बहुत तरीका होता है। मैं कैसे बढ़ाती हूँ? मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं चैनलिंग करती हूँ एसेंडेंट मास्टर्स यूज से, मैं वननेस में रहती हूँ। मतलब अब एक्सेस करने के बाद ना, मैं आपको सच बताऊं तो जो मेरा पर्दा था ना, सही गलत का, अच्छे बुरे का, वो सब खत्म हो गया। मेरे सामने अगर कोई भी आके बैठ जाए, जैसे मेरे मदर इन लॉ को तो रहता है, देखो अरे ये आदमी कैसा था, तुम इसके साथ बैठ की बातें कर रही थी, वो, पर मेरे दिमाग में नहीं आता है।
ठीक है वर्षा जी, बहुत सारी बातें नहीं, समय थोड़ा कम है। एक चीज और चलते चलते पूछना चाहता हूँ, अब जितनी बातें हो रही हैं और लोगों के जीवन में परेशानियां भी बहुत है, कई लोग जो अभी आपको सुन रहे हैं उसके बाद नीचे कमेंट में लिखेंगे ये सारी चीजें, तो मैं ये बहुत महंगा प्रोसेस है आपसे मिलना, थेरेपी लेना, क्योंकि देखिए सारी बात जेब पे है। एक आदमी पहले ही परेशान है, उसका लोन ही नहीं उतर रहा है, कर्जा ही नहीं उतर रहा है, अब वो वर्षा संगल को अप्रोच करे तो भाई हर किसी की बस की बात नहीं है। तो मंदिर में जाके एक बभूति लगा लेगा तो सोचेगा ज्यादा इजी है, 4 लौंग फूक लेगा, तो चाहिए बहुत महंगा प्रोसेस है। तो मैं कहूंगी कि आप करके देख लो, ये सब बभूत भी लगा लो, इलायची लौंग भी जला लो। मेरी सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं जो ऐसा करते हैं। ना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर लो। महंगा है? देखो, एक्सेस कॉन्शियसनेस जो मैं कराती हूँ, जो बहुत पावरफुल है और आपकी सेल्स पे जाके काम करता है, उसका पूरी वर्ल्ड में सेम प्राइस है। अकेले मैं वो चार्ज नहीं करती, सब उतना ही चार्ज करेंगे। आप किसी के पास भी चले जाओ, वो मेरी अपनी नहीं है। मैं एक कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैं उनकी सर्टिफाइड फैसिलिटेटर हूँ जो बहुत पावरफुल है, और उसका रेट है, उससे मैं कम पे जा नहीं सकती। ऑफ कोर्स मेरा चार्जेस हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग करने के भी, पर मैं आपको एक बात ज़रूर बताऊंगी कि ये अगर पैसा खर्च करके आपको अगर रिलीफ मिलता है तो क्यों ना करो, क्योंकि जान से ज़्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। तो कभी पुलिस महकमे वालों ने आपसे कांटेक्ट किया? हाँ, कई केसेस खुल जाएंगे मैम ऐसे तो। किया है, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग 2-3 में तो मैं डिस्क्लोज तो नहीं करूंगी, 2-3 में तो मैंने हेल्प भी करी है, उन्हें सक्सेस भी मिली है। लेकिन फिर मैं बताऊं, बहुत लॉजिकल वर्ल्ड है, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो दिखता है वही सच है, कि कई बार आप हाथ महसूस कैसे रह जाते हो। मैं आपको इसमें अपना एग्जांपल बता देती हूँ। मैं लास्ट ईयर एक फैमिली मैरिज में गई थी, सगे मामा के बेटी की शादी में। मेरा ज्वेलरी जो बैग था उसमें से मेरा डायमंड का कड़ा मुझे पता है किसने निकाला, एंड मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं सिर्फ बोल कर रह गई कि इसने चोरी किया है, राइट, और मैं नहीं कर पाई कुछ। कई बार आपके सामने पूरी पिक्चर आ जाती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतने क्लोज रिलेशन में हम मानेंगे ही नहीं और आप एक्शन ले नहीं सकते कुछ। तो उसकी आत्मा आपसे भी बड़ी वाली है। तो फिर मैं कहूँगी देखो, कर्मा होता है। मैं आपको बताऊं, ऐसी ही एक फैमिली मेरे पास आई थी जिसकी छोटी बहन हाईली क्वालिफाइड और ब्रूटल उसको मार दिया था। उसने लव मैरिज करी, फिर भी उसके हस्बैंड ने उसे मार दिया। ब्रूटल डेथ थी वो, कि वो न्यूज़पेपर में तक आई थी, राइट। उसी फैमिली की दूसरी लड़की, शादी हुई, कोई बेबी नहीं हुआ, उसने ऑर्फनेज से एक बेबी को अडॉप्ट किया। तीसरी बहन, उसके बेटे को, उसका बेटा और बहू मेडिकली बिल्कुल फिट एंड फाइन, 7-8 साल हो गए, बेबी नहीं हुआ, 8 साल से ऊपर हो गए, बेबी नहीं हुआ। अब ये टोटली एंसेस्ट्रल कर्स का केस है। उसी के भाई का छोटी सी दुकान बिल्कुल ही बंटा बैठ गया, नहीं चलती, और मुझे पता है उसी की बहू ने चुराया है। सारा कुछ मेरे सामने आ गया, मैं इतनी साइकिक हूँ, इतनी वो, मुझे क्या पता नहीं होगा, सब बताया मैंने सब। और मेरी मामी उसको बचा गई अपनी फैमिली को, लेकिन मुझे पता था ये सारी चीजें। अब कैसे ओथ वॉकर्स काम करता है, एंसेस्ट्रल ओथ वॉकर्स है उनका, सारी बेटियां दुखी, राइट, और तुम और एड ऑन कर रहे हो ऐसे में कर्मा। और लोग सोचते हैं पूजा पाठ से ठीक होता है, तो आप करा लो, आपका जहां मन शांति मिले आप वो कराओ। ना हो तो कांटेक्ट कर लो हमसे, क्योंकि मैं फिर कहूंगी पैसा आपको हर खुशी नहीं देता है। ठीक है, तो आप हमारे पॉडकास्ट में आती रहेंगी? जरूर, पक्का घनश्याम, हम चार्ज नहीं देने वाले। थैंक यू सो वेरी मच, आपने इतना समय निकाला और इतनी बातें की, और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी लॉन्ग एसोसिएशन होगी और हम यूं ही बातचीत करते रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो आज की ये मुलाकात आपको पसंद आई होगी, उम्मीद है मुझको। इस मुलाकात के बारे में, हमारे पॉडकास्ट के बारे में आपके जहन में जो भी चल रहा हो, मैं दिल खोल के उसका स्वागत करता हूँ। आपके कमेंट सेक्शन में जो कमेंट आते हैं वो बताते हैं वी आर ऑन राइट ट्रैक। बस आप और हम यूं ही चलते रहेंगे और आप ध्यान रखते रहेंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी का।